हाँ भाई, गुड इवनिंग क्लास। गुड इवनिंग सर। क्या गुड पढ़ा था इवनिंग लास्ट सर। क्लास में हमने? लास्ट क्लास में क्या पढ़ा था हमने? हैं? एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर। एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर क्लियर हो गया था आप लोगों को? कोई डाउट तो नहीं किसी को? नो सर। चलो फिर आज आगे बात करते हैं, एंटीबॉडी के स्ट्रक्चर थोड़ा बाहर निकलते हैं। ठीक है। ये ब्लैक बोर्ड वाला डायग्राम तो सबको याद होगा, आपको भी पढ़ाया था। ओके, तो एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर आपको पता लग गया था, इम्यूनिटी के बारे में आपको पता लग गया था, सारी चीजों के बारे में पता लग गया था। आज पढ़ेंगे हम टाइप्स ऑफ एंटीबॉडी, और वो एंटीबॉडी किस तरीके से इंपॉर्टेंट है उनके बारे में, एंटीबॉडी एक्शन के बारे में भी। चलिए आइए आज स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एंटीबॉडी एक्शन के हिसाब से। ओके, तो बात कर रहे हैं एंटीबॉडी एक्शन। एंटीबॉडी एक्शन, भाई एंटीबॉडी काम कैसे करती है, हाउ डज एंटीबॉडी एक्चुअली वर्क्स, उसके बारे में बात कर रहे हैं। पे अटेंशन, ध्यान दीजिएगा, सब लोग समझेंगे अच्छे से। अभी एंटीबॉडी कैसे काम करती है ना, देखिए पे अटेंशन। एंटीबॉडी सबसे पहले इंटरेक्ट करेगी। एंटीबॉडी पहले तो एंटीबॉडी मान लेते हैं, ठीक है ना। अच्छा, पहला पॉइंट है एंटीबॉडी इंटरेक्शन के बारे में बात करें। पहला पॉइंट हम बात करते हैं, we can say agglutination of antigen। agglutination, अब agglutination में क्या हो रहा है ना, मान लो कोई पैथोजन है, उससे बहुत सारी एंटीबॉडी आके चिपक जाएगी। ओके, और उसे एडहेर कर लेंगी, इसको बोलते हैं एग्लूटेशन। इस तरीके से एंटीबॉडी से एडहेर कर लेंगी, फिर ये कॉम्प्लेक्स बन जाएगा, एंटीबॉडी एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स बन जाएगा, इसको बोलते हैं एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स, और इसका हो जाएगा फैगोसाइटोसिस। कौन करेगा फैगोसाइटोसिस? मेरी मैक्रोफेजेस कर देंगे। मैक्रोफेजेस को फैगोसाइटोसिस कर लेंगे। तो एक तो ये तरीका है एग्लूटेशन। दूसरा क्या तरीका है पेटेंट? लेट्स से अज्यूम है कि ये तो हो गया एग्लूटेशन, और देखते हैं क्या तरीका है पेटेंट। ध्यान दीजिएगा सब दोस्त। दूसरा तरीका जस्ट ओके, तो ये तो हो गया एग्लूटेशन। इसके अलावा एक होता है ऑप्सोनाइजेशन। ऑप्सोनाइजेशन क्या है? ये पैथोजन है, और ये थोड़ा सा ना सिंपल पैथोजन है। मतलब इतना सिंपल है कि इसको ना दूसरे सेल्स रिकॉग्नाइज नहीं कर पा रहे। ठीक है ना। एक सिस्टम होता है हमारे पास, दी कॉम्प्लीमेंट सिस्टम। कॉम्प्लीमेंट सिस्टम is a group of 30 proteins which can degrade a pathogen and degrade a cell। उसको बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट सिस्टम। ये हमारी बॉडी में होता है, 30 प्रोटीन है। क्या करते हैं, मान लीजिए पैथोजन से बाइंड करें, ठीक है ना। ये सारे बाइंड कर जाते हैं पैथोजन से, और बाइंड करके इसका लाइसिस कर देते हैं। कौन है ये? इन्हें बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन, यानी कॉम्प्लीमेंट सिस्टम। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट सिस्टम कैपेबल है कि पैथोजन को किल कर दे। अच्छा, लेकिन वो आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहा है एंटीबॉडी इसको, पैथोजन को। क्यों? पैथोजन बड़ा सिंपल सा है, पैथोजन थोड़ा बॉडी जैसा लग रहा है। अब पैथोजन को आइडेंटिफाई करने में मदद करेगी एंटीबॉडी, इससे बाइंड कर जाएगी। इसे कर देगी, बाइंड कर जाएगी, और इससे बाइंड करके इसकी कॉम्प्लेक्सिटी को बढ़ा देगी, इंक्रीज द कॉम्प्लेक्सिटी।
अब जैसी इसकी कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाएगी तो भाई साहब ये कॉम्प्लीमेंट सिस्टम इससे बाइंड कर सकता है, ठीक है ना, एंटीबॉडी के थ्रू हेल्प से, और फिर बाइंड करके ये डिग्रेड हो जाएगा। तो इसको बोलते हैं ऑप्सोनाइजेशन। ऑप्सोनाइजेशन मतलब कि एंटीजन का की जो सिंप्लिसिटी है उसे कॉम्प्लेक्सिटी में बदल देना, ताकि हमारी बॉडी उसको इजिली क्या कर सके, आइडेंटिफाई कर सके, उसको बोलते हैं ऑप्सोनाइजेशन, ठीक है ना। अच्छा, और समझते हैं। तीसरा वर्ड है यूटिलाइजेशन। यूटिलाइजेशन में क्या है, मान लीजिए ये बैक्टीरिया है, ये कुछ टॉक्सिन रिलीज कर रहा है, जैसे टेटनस का बैक्टीरिया करता है, डिप्थीरिया का बैक्टीरिया करता है, टॉक्सिन रिलीज कर रहा है, तो नुकसानदायक भी टॉक्सिन है। तो एंटीबॉडी जाती है और इस टॉक्सिन से बाइंड करके उसे न्यूट्रलाइज कर देती है, तो इसे बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन। तो ऐसे भी एंटीबॉडी काम कर सकती है। चौथा तरीका क्या है, चौथा तरीका है लाइसिस। लाइसिस में क्या है, सीधा एंटीबॉडी पैथोजन से बाइंड करेगी और उसका लाइसिस कर देगी, किल कर देगी, तो ये क्या हो गया, लाइसिस, ठीक है। पांचवा है ये प्रेसिपिटेशन। प्रेसिपिटेशन में क्या होता है, मान लीजिए कोई सॉल्युबल एंटीजन है, वाटर में सॉल्युबल है, सॉल्युबल एंटीजन में माइक्रोवेव खा नहीं सकते क्योंकि वो ब्लड में सॉल्युबल है या फ्लूइड में सॉल्युबल है, तो सॉल्युबल एंटीजन से बाइंड करेगी एंटीबॉडी और उसे इनसॉल्युबल बना देगी। एक बार वो इनसॉल्युबल बन गया, ठीक है, तो फिर इजीली उस पर काम कर सकते हैं कौन, मैक्रोफेजेस। मतलब बहुत सारे तरीके हैं एंटीबॉडी के काम करने के, मैं वापस एक बार रिपीट कर देता हूँ, आपको समझा देता हूँ, बहुत सिंपल है। पहला क्या है कि बहुत सारी एंटीबॉडी एंटीजन से चिपक गई और चिपका लिया, उसको ग्लू कर लिया, तो एक कॉम्प्लेक्स बना लिया जिसको मैक्रोफेजेस ने खा लिया। कभी कभार क्या होता है, ये जो एंटीजन है सॉल्युबल होता है, तो टिश्यू में सॉल्युबल होता है, तो इसको बाइंड करके इनसॉल्युबल कर देती है और फिर मैक्रोफेज अगेन खा जाता है, तो उस तरीके का प्रेसिपिटेशन। तीसरा तरीका क्या है, कभी कभार बाइंड करके खुद ही इसे डिग्रेड कर देती है, खुद ही ऐसे केमिकल, मतलब खुद ही ऐसा कुछ मैसेज देती है सेल को कि वो खुद ही डिग्रेड हो जाता है, दैट इज लाइसिस। कभी कभार इसके टॉक्सिन को न्यूट्रलाइज करती है, तो वो क्या, न्यूट्रलाइजेशन। कभी कभी पैथोजन बहुत सिंपल होता है, उसको पहचान नहीं पाती बॉडी, ठीक है ना, कि ये बाहर का पैथोजन है, तो लेकिन एंटीबॉडी क्योंकि प्रोटीन है, वो उसकी पहचान बहुत ज्यादा स्पेसिफिक होता है, उसकी पहचान ज्यादा बढ़िया होती है, ठीक है ना, उसने ज्यादा दुनिया देखी है, ऐसा बोल सकते हो, तो वो पहचान जाता है कि ये बाहर का है, तो फिर उसको भी डिग्रेड करने में क्या करती है, वो हेल्प करती है। तो ये तरीके, जिस तरीके से एंटीजन या एंटीबॉडी काम करेगी। किसी को इन तरीकों में कोई डाउट है तो पूछ लीजिए, वरना फिर आगे बात करेंगे। सर हाँ जी, हाँ, बताइए। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। इसको मिटा सर दे, इसको मिटा दे, जो तो ये लिखा है। सर रुक जाइए सर। हाँ बोलिए। सर ऑप्सोनाइजेशन में जो आपने कॉम्प्लीमेंट सिस्टम बताया सर, ये प्रोटीन्स होते क्या हैं एक्चुअली? बेटा ये ऐसे प्रोटीन होते हैं कि ये प्रोटीन होते हैं, मतलब नॉर्मल ये वन बाय वन अटैच होते रहते हैं, पूरा कैस्केड मैकेनिज्म होता है ना, ये पूरे सेल के अंदर घुस जाते हैं और पूरा एक गड्ढा कर देते हैं, और गड्ढे करने से ना सेल के जो कंटेंट्स सारे बाहर आ जाते हैं और सेल मर जाता है। सर कैस्केड मतलब? स्टेप बाय स्टेप रिएक्शन। सर मतलब जो उसकी सेल मेम्ब्रेन है सर, उसको उस पर अटैक करते हैं मेन? हाँ, मतलब उसके अंदर पूरे एम्बेड हो जाएंगे वन बाय वन करके, और मतलब कि उसको डिग्रेड कर देंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन को, और सेल का कंटेंट साइटोसोल बाहर आ जाएगा, सेल मर जाएगा। सर न्यूट्रलाइजेशन उसमें क्या हो रहा है प्रोसेस में? न्यूट्रलाइजेशन में पैथोजन को किल नहीं कर रहे, क्योंकि जैसे जैसे डिप्थीरिया है, डिप्थीरिया का बैक्टीरिया हार्म नहीं करता, डिप्थीरिया का जो बैक्टीरिया जो टॉक्सिन रिलीज करता है वो हार्म करता है। सेम टेटनस के अंदर भी है, टॉक्सिन हार्म कर रहा है, तो एंटीबॉडीज टॉक्सिन को डिग्रेड कर रही है, उसे बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन। सर मतलब टॉक्सिन के साथ रिएक्ट कर रहे हैं, बस केमिकल हाँ कंपाउंड्स हाँ के हाँ हाँ थ्रू? हाँ, वो टॉक्सिन से देखो, इससे पहले टॉक्सिन तेरी बॉडी में कहीं बाइंड करे, एंटीबॉडी टॉक्सिन से बाइंड कर गई, फिर टॉक्सिन तो कहीं बाइंड नहीं कर पाएगा, तो वो काम करेगा नहीं करेगा।
भाई सर टॉक्सिन क्या लेकिन होता है? फिर उसका केमिकल। बैक्टीरिया तो बॉडी में रहेगा ना, तो फिर वो और टॉक्सिन रिलीज कर सकता है। वेरी गुड आयुषी, लेकिन पॉइंट ये है कि एंटीबॉडी सिर्फ टॉक्सिन के खिलाफ नहीं बनेंगी ना, एंटीबॉडीज पैथोजन के खिलाफ बनेंगे, टॉक्सिन के खिलाफ बनेंगे। एंटीबॉडीज के अलग अलग काम बताए हैं मैंने। ऐसा नहीं है कि उसने जो एंटीबॉडी न्यूट्रलाइजेशन कर रही है, कुछ और एंटीबॉडीज नहीं बनी होंगी, कुछ और एंटीबॉडीज बनी होंगी जो पैथोजन को भी डिग्रेड करेंगे। और जब डिग्रेड, और वो भी अलग अलग तरीके से कर सकते हैं। कुछ एंटीबॉडीज उसका एग्लूटेशन करेंगी, कुछ उसका ये, हाँ, कुछ उसका लाइसिस करेंगी, और कुछ उसके टॉक्सिन को इनएक्टिव करेंगी। और जब टॉक्सिन को इनएक्टिव करेंगी, वो वाले मेथड को न्यूट्रलाइजेशन बोलेंगे। ये बोला मैंने। सर एक टाइम पे फिर समझ कितने गए तुम टाइम? आयुषी? एक मिनट। यस सर। तो हाँ और ना में जवाब कौन देगा? सपना आएगा कि मुझे सारे बच्चे ने क्वेश्चन पूछा, बच्चा समझ गया अब? बट बोलता रहूंगा पूरी क्लास में, आधा घंटा समझाता रहूंगा, फिर जब तक तुम बताओगे नहीं हाँ सर क्लियर है। हाँ मन। सर एक टाइम पे फिर कितने एक साथ कर सकते हैं एंटीबॉडीज के टाइप्स? क्या बोल रहा है तू? सर मतलब कि एक, जैसे पैथोजन आया वो टॉक्सिन रिलीज कर रहा है सर, तो उसके साथ हाँ, वो कॉम्प्लेक्स सिस्टम आएगा या फिर एग्लूटेशन होगी? कॉम्प्लेक्स नहीं, कॉम्प्लीमेंट। मैंने कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट लिखा है। कॉम्प्लीमेंट हाँ सॉरी सर, या फिर लाइसिस हाँ। होगा सर? ये किस चीज पे डिपेंड करेगा? और दोबारा क्वेश्चन पूछ, मैं समझा नहीं फिर से। सर एक पैथोजन की एंट्री हुई बॉडी में सर, जो हम्म टॉक्सिन भी रिलीज कर रहा है, तो सर हम्म न्यूट्रलाइजेशन तो होगी सर, हम्म। उसके साथ उसमें कॉम्प्लीमेंट सिस्टम आएगा कि या फिर एग्लूटेशन या फिर लाइसिस? सर ये कैसे पता चलेगा? जो जो आ सकता होगा वो आएगा। हर तरीके से एंटीबॉडी अटैक करती है। अब देख, हर हर एंटीजन तो सॉल्युबल नहीं होता ना, तो प्रेसिपिटेशन तो हर एक के लिए नहीं आएगा। ठीक है ना? अच्छा, हर एंटीजन जो है वो टॉक्सिन भी रिलीज नहीं करता, तो जरूरी नहीं न्यूट्रलाइजेशन सबके साथ आएगा। हर एंटीजन इतना इतना सिंपल नहीं होता कि ऑप्सोनाइजेशन काम करे। ठीक है ना? और हर एंटीजन इतना छोटा नहीं होता कि उस पर एग्लूटेशन काम करे। तो ये डिपेंडिंग है किस तरीके का एंटीजन है, उस पर एक तरीका काम कर सकता है, दो कर सकते हैं, तीन कर सकते हैं। अब भाई मान लीजिए एक पैथोजन सॉल्यूबल भी है, तो और पहले तो उसका सॉल्युबल से इनसॉल्युबिलिटी उसकी हटाई जाएगी और एंटीबॉडी के बैंड के किल कर देगी। ठीक है ना? मान ली कि एंटीजन बहुत ही छोटा है और टॉक्सिन भी रिलीज कर रहा है, तो उसका कुछ का तो एग्लूटेशन हो जाएगा, और जो टॉक्सिन उसने रिलीज किया उसका न्यूट्रलाइजेशन हो जाएगा। ठीक है ना? तो सर ये तो ऐसा भी हो सकता है कि जो इनसॉल्युबल थी उधर सॉल्युबल बनी? सर सॉल्युबल, सर जो सॉल्युबल वाली जो एंटीजन था उसे हाँ इनसॉल्युबल बनाया कुछ एंटीबॉडीज ने, उसके बाद उसका लाइसिस हो गया? हाँ, हो सकता है। उसका उसका लाइसेंस हो गया, या उसको मैक्रोफेज खा गया। ठीक है ना? वो तो हो सकता है। ठीक है, देखो बॉडी में ओके सर। एंटीबॉडी घूम रही है। देखो बॉडी में एंटीबॉडी घूम रही है, जहां उसको अपना कॉम्प्लीमेंट्री पार्ट मिल गया, वहां जाके बाइंड करके जैसा उससे बन सका वो करेगी। कहानी खत्म, इतनी सी बात है। ओके ठीक है सर। ना? अगर वो कॉम्प्लीमेंट्री पार्ट उसका उसका पैथोजन पे मिल गया तो पैथोजन चिपक जाएंगी, और मान लो वो कोई ऐसा टॉक्सिन मिल गया तो टॉक्सिन चिपक जाएंगी। अगर वो सॉल्युबल कुछ एंटीजन मिल गया तो उससे चिपक जाएंगे। मतलब एंटीजन को, एंटीबॉडी तो क्या है, कुछ प्रोटीन्स है जो कॉम्प्लीमेंट्री है किसी पर्टिकुलर स्ट्रक्चर के, और वो स्ट्रक्चर उसको जहां मिल गया वहां से बाइंड करके वो चिपक के अपना काम कर देंगी। कहानी खत्म। यस सर। क्लियर है पॉइंट? यस आगे सर। बात करें। ओके, तो अगला क्वेश्चन को पढ़ना है। वो पढ़ना है कि एंटीबॉडी कितने तरीके की होती है और क्या क्या काम करते हैं, टाइप्स ऑफ एंटीबॉडीज, और उनकी क्या क्या इंपॉर्टेंस है। ठीक है?
ओके, तो बात करें वो टाइप्स ऑफ एंटीबॉडीज। देखिए टाइप्स ऑफ एंटीबॉडी में ना पहले सब जो एंटीबॉडीज है वो होती है इम्यूनोग्लोबुलिन्स। इम्यूनोग्लोबुलिन्स मतलब कि इम्यून सिस्टम में ग्लोबुलिन्स हैं, ठीक है ना, आईजी बोलते हैं इम्यूनोग्लोबुलिन्स। इम्यूनोग्लोबुलिन्स मतलब ग्लोबुलिन प्रोटीन से कौन सी इम्यूनोग्लोबुलिन्स? इम्यूनोग्लोबुलिन्स गामा, ठीक है ना, गामा ग्लोबुलिन्स, गामा ग्लोबुलिन्स, ये याद रखिए। अब एंटीबॉडीज या इम्यूनोग्लोबुलिन्स जो होते हैं वो अलग अलग तरीके के हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल डिपेंडिंग ऑन द हेवी चेन नॉट ऑन लाइट चेन, इसको बोलते हैं आइसोटाइप्स ऑफ एंटीबॉडी। आइसोटाइप्स ऑफ एंटीबॉडी उसकी लाइट चेन के ऊपर नहीं है, उसके हेवी चेन के ऊपर है, ठीक है ना। तो आइसोटाइप क्या पढ़ रहे हैं? आइसोटाइप ऑफ एंटीबॉडी, आइसोटाइप। तो यू हैव इम्यूनोग्लोबुलिन अल्फा, ठीक है ना, इम्यूनोग्लोबुलिन 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 अल्फा। क्या शुरू से करते हैं, अल्फा छोड़ देते हैं फिलहाल। सबसे पहले इम्यूनोग्लोबुलिन गामा। अब ये गामा अलग है, वो गामा अलग है, ये तो इम्यूनोग्लोबुलिन का टाइप है, गामा ग्लोबुलिन, अल्फा ग्लोबुलिन, बीटा ग्लोबुलिन, गामा ग्लोबुलिन। तो गामा ग्लोबुलिन में भी अलग अलग टाइप्स है। तो इम्यूनोग्लोबुलिन गामा, कंफ्यूजन के लिए ना हो इसलिए हम बोलते हैं इसको आईजी। इम्यूनोग्लोबुलिन म्यू और इसको बुलाते हैं प्यार से आईजीएम। हीमोग्लोबिन ए प्यार से बुलाते, सॉरी ए नहीं, अल्फा, अल्फा तो बुलाते हैं हीमोग्लोबिन ए। हीमोग्लोबिन ईटा तो बुलाते हैं इसको इम्यूनोग्लोबुलिन ई, आई। और इम्यूनोग्लोबुलिन डेल्टा इसको बुलाते हैं आईजी डी। ये हमारी टाइप्स ऑफ एंटीबॉडीज है, जी एम ए ई और डी। इनकी परसेंटेज वेरी करती है, सबसे ज्यादा परसेंटेज में 75 to 80% ये रहती है, ठीक है ना, और 10 से 15% ये रहेंगे, ठीक है, और 5 से 7% ये। फिर आती है ई, करीब 1 से 2%, और लेस देन 1% ये रहती है। मतलब ऑर्डर ए की सबसे ज्यादा जी है, फिर एम है, फिर ए है, फिर ई और फिर डी है। आइए इन सबकी खास बात पढ़ते हैं। आईजीजी की क्या खास बात है? आईजीजी जो एंटीबॉडी है, आईजीजी ये मेनली काम करती है। इसकी खास बात क्या है कि इट कैन क्रॉस प्लेसेंटल बैरियर। प्लेसेंटल बैरियर क्रॉस करने वाली जो एंटीबॉडीज है वो कौन सी है बेटा? वो आपकी हमेशा आईजीजी रहेगी। ये बात आपको पता होनी चाहिए कि प्लेसेंटल बैरियर हर एंटीबॉडी क्रॉस नहीं कर सकती, सिर्फ आईजीजी एंटीबॉडीज हैं जो प्लेसेंटल बैरियर क्रॉस कर सकती हैं, मतलब मदर से फीटस के ब्लड में जा सकती है। मतलब जो एंटी आरएच एंटीबॉडीज मदर में बनती है आरएच पॉजिटिव ब्लड के खिलाफ, वो आईजीजी होती है, तभी वो प्लेसेंटल बैरियर क्रॉस की जा सकती है, ठीक है ना। तो प्लेसेंटल बैरियर क्रॉस करती हैं और they are major antibodies in secondary immune response. सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स में काम करने वाली मेजर एंटीबॉडी आईजीजी होती है। मतलब प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स में और सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स जो ज्यादा बनेगी, ठीक है ना, वो आईजीजी होंगी, ठीक है ना। हालांकि काम से बाद में करेंगे, लेकिन सब मेजर एंटीबॉडी सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स का आईजीजी है, ठीक है ना। अच्छा है भी ये सबसे ज्यादा, और ऑप्सोनाइजेशन में भी यही मेजरली काम करते हैं। मतलब अगर ऑप्सोनाइजेशन की बात आई है तो ऑप्सोनाइजेशन में भी यही काम करेंगे। तो एक फंक्शन इसका क्या हो गया? ऑप्सोनाइजेशन। ऑप्सोनाइजेशन जो बताया आपको, उसमें भी यही एंटीबॉडीज क्या करती है, काम करती है। दैट्स व्हाई दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आईजीजी, आईजीएम, आईजीएम की क्या खास बात है खुद समझ जाओगे। आईजीएम की अगर मैं बात करूं तो आईजीएम मोनोमर नहीं है, मतलब वो पेंटामर है। मतलब उसमें एक एंटीबॉडी का पार्ट नहीं है, उसमें एक तरीके से 5 एंटीबॉडीज हैं, इस तरीके का पेंटामर है वो, और आपस में जुड़े हुए बाय चेन होना है जे चेन। कौन चेन?
जे चेन, तो जे चेन से ये एंटीबॉडी जुड़ी हुई है, तो एक एक के नाम में 5 एंटीबॉडीज है, मतलब इसके पास 10 पैराडोप है, मतलब ये एक बारी में 10 एपिटोप से बाइंड कर सकती है। तो सोचिए किसमें मेजरली काम करेगी। 2 पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला पॉइंट ये कि दे आर द प्राइमरी एंटीबॉडीज। कोई भी इम्यून रिस्पॉन्स जब आता है तो सबसे पहले अमाउंट में इंक्रीज करने वाली ये वाली एंटीबॉडीज होती है, ठीक है ना। मतलब कि फर्स्ट टू इंक्रीज इन नंबर, ये पहली हैं जो अपने अमाउंट में इंक्रीज करती है, बहुत ज्यादा मल्टीरेंस प्रोड्यूस होती हैं। तो सबसे पहले प्रोड्यूस होने वाली एंटीबॉडी सबसे ज्यादा अमाउंट में कौन सी होती है? आईजीएम होती है। कोई पैथोजन अटैक करेगा सबसे पहले आईजीएम बनेगी। और ऑफ कोर्स क्योंकि पेंटाम है, आप समझ सकते हैं कि किसमें हेल्प कर रही होंगी? ए ग्लूटेशन में। ए ग्लूटेशन के लिए बेस्ट एंटीबॉडीज है, ए ग्लूटेशन के लिए ये बेस्ट एंटीबॉडीज है, और ये प्राइमरी एंटीबॉडीज है। ये खास बात है आईजीएम, ठीक है। आईजीए ये आपको पता होना चाहिए। आईजीए मैंने आपको पहले ही पढ़ा है। आईजीए आईजीए जो एंटीबॉडीज है, दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज दे आर द एंटीबॉडीज व्हिच आर सेक्रेटरी एंटीबॉडीज। सेक्रेशंस में बहुत ज्यादा पाई जाती है। जैसे टीयर के सेक्रेशन की बात करें, उसमें एंटीबॉडीज होंगी तो वो मोनली आईजीए होंगी। गैस्ट्रिक सेक्रेशंस में एंटीबॉडीज आईजीए होंगी। और सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंस आती है इसकी, आपको पता है ये बात, मदर मिल्क में। मदर मिल्क में ये मेजर एंटीबॉडीज होती है, ये पता होना चाहिए आपको कि मदर मिल्क की जो मेजर एंटीबॉडीज है वो आईजीए है, क्योंकि सेक्रेशंस में आईजीए रहती हैं। कोई बोलेगा गैस्ट्रिक सेक्रेशन में कौन सी एंटीबॉडीज है मेजरली, तो भी आप बोलोगे कि आईजीए है ना। कोई भी सेक्रेशन कोई बोले तो वो पूछे कौन सी मेजर एंटीबॉडी है, तो आप क्या बोलोगे? आईजीए एंटीबॉडी। ओके, जब आईजीई आईजीई एंटीबॉडी ये आपको क्या होना चाहिए? सर बेटा रुक जाओ, खत्म नहीं हुआ। आईजीई एंटीबॉडीज इसके लिए याद रखिए एलर्जीज। जो एलर्जीज में काम करती है वो कौन सी एंटीबॉडीज है? आईजीई एंटीबॉडीज है। अब ये आपको पता है। देखिए एलर्जी में कॉन्सेप्ट समझिएगा, थोड़ा सा बता रहा हूँ। सबसे पहले आईजीई एंटीबॉडी इस सेल से बाइंड कर जाती है, जाके बाइंड करेगी। क्या है पॉइंट? आ रही बात समझ? अच्छा, ये सेल कौन है? ये सेल है बेसिकली हो सकता है, या ये मास्ट सेल भी हो सकता है। बेसिकली मास्ट सेल हो सकता है, इससे बाइंड करके फिर इससे बाइंड कर जाता है एलर्जन। ये कौन बाइंड कर जाता है? इससे एलर्जन बाइंड करके। एलर्जन कैन बी एनी केमिकल जो भी एलर्जी कॉज करे उसको बोलते हैं एलर्जन। एलर्जन बाइंड करके। और ये एंटीबॉडी कौन सी है? दिस इज आईजीई एंटीबॉडी। ओके, एलर्जन बाइंड करने से इसका होता है डीग्रैनुलेशन। डीग्रैनुलेशन मतलब ग्रैन्यूल्स टूट जाते हैं। अब ग्रैन्यूल टूटेंगे तो ग्रैन्यूल का कंटेंट बाहर आ जाएगा। ग्रैन्यूल का कंटेंट बाहर आ जाता है ना। और ग्रैन्यूल का कंटेंट क्या है? कंटेंट है मेनली हिस्टामिन। हिस्टामिन रिलीज होते हैं, और हिस्टामिन रिलीज होते हैं और यही कॉज करते हैं क्या? एलर्जीज या दूसरे केमिकल्स जो भी होंगे। कई कई जगह प्रोस्टाग्लैंडिन्स भी काम कर सकते हैं, कई जगह दूसरे केमिकल्स भी काम कर सकते हैं। तो दैट इज द मैकेनिज्म ऑफ एलर्जी। तो एलर्जी में कौन काम कर रही है? आईजीई एंटीबॉडीज कर रही है, काम कर रही है। ये आपको पता होना चाहिए कि आईजीई एंटीबॉडीज इज फॉर द एलर्जीज। क्लियर? अच्छा, बची कौन सी? आईजीडी। आईजीडी का कोई खास मेजर काम नहीं है, बस दे एक्ट एज बी सेल सरफेस रिसेप्टर। बी सेल के ऊपर जो सरफेस रिसेप्टर्स हैं उनकी तरह काम करती है दी आईजीडी एंटीबॉडीज। आ रही बात समझ में? तो दैट्स ऑल अबाउट द एंटीजन एंड एंटीबॉडीज। आप एक बार देख लीजिए बोर्ड पे, तो डाउट है तो पूछ लीजिए। दैट्स ऑल अबाउट द टाइप्स ऑफ एंटीबॉडीज। हाँ जी बोलिए। सर मैं ये पूछ रहा था कि जैसे कि प्लासेंटा बैरियर से और मदर की मिल्क से जो हमें एंटीबॉडी मिलती है, तो वो सर टाइम के टाइम खत्म नहीं होती जाएंगी या फिर हमारी बॉडी पे बर्थ के बाद उन्हें बनाने लगती है अपने आप? अरे खत्म हो जाएंगे।
एंटीबॉडी है ना, खत्म क्यों नहीं होंगी? प्रोटीन है, खत्म हो जाएंगी। तो सर हमारी इम्यूनिटी भी कुछ देर के लिए तो मिल जाएगी। ठीक है गोविंद, कुछ देर के लिए तो मिल जाएगी। काफी टाइम तक तो काम करी, जब तक वो रहेंगी। सर हमारे पास इन एंटीबॉडी की जीन होती होगी तो हम लोग खुद से नहीं बना सकते हैं ह्यूमन बॉडी। मैं समझा नहीं, तेरा क्वेश्चन दोबारा रिपीट कर। तेरी आवाज नहीं आ रही गोविंद। सर मतलब मैं ये सर वॉइस नहीं आ रही? हाँ बोल बोल बोल। तो सर वो एंटीबॉडी कुछ टाइम बाद डिग्रेड हो जाएंगी तो हमारे पास फिर वो एंटीबॉडी कहाँ से आएगी? किसने बोला वो आएंगी? तो सर फिर एक फीमेल अपने बेबी को ट्रांसफर कैसे कर पाएगी प्लासेंटा के थ्रू, अगर वो डिग्रेड हो जाएगी पहले ही तो? मुझे अगर एक इजाजत मिले ना, एक किसी बच्चे के, मैं ऐसे सर को ऐसे ऐसे ऐसे, ऐसे करूं, तो बेटा गोविंद तुम ना वो होने वाले हो जो मदर है। तू एक बात बता, लेट्स से तू मदर है, ठीक है ना? एज्यूम कर लेते यू आर अ फीमेल, ठीक है? फीमेल छोड़, इसका सेक्स ऑफ द पर्सन से लेना देना नहीं है। क्या तेरी बॉडी में कोई एंटीबॉडीज नहीं है इस वक्त? सर एंटीबॉडी तो होगी हमारे बॉडी में। तेरी बॉडी में है या नहीं है, ये बता दे। सर है। अच्छा, कोई लेट्स से 30 ईयर ओल्ड फीमेल है, उसकी बॉडी में एंटीबॉडी होंगी या नहीं होंगी? सर वो तो होंगी लेकिन मैं तू पर्टिकुलर छूट जा। आईजी। कुछ डिजीज उसने जिंदगी में फेस किए हैं नहीं किए हैं? कुछ बीमारी उसको हुई नहीं हुई है? वो एनवायरमेंट में रह रही है कि आइसोलेटेड रह रही है एक जगह पर? सर एनवायरमेंट में। तो वो एंटीबॉडीज को अपनी अपनी फीटस को ट्रांसफर कर सकते नहीं कर सकती है? ओके सर समझ गया। हाँ, तू 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 क्या सोच रहा था कि जब एक बच्चा पैदा हुआ उसमें जो एंटीबॉडीज थी, अब वो एंटीबॉडीज को अपने 30 साल 40 साल तक, जब तक वो बेबी नहीं बॉर्न हो जाता, वो एंटीबॉडीज अपने पास संभाल के रखे कि ये एंटीबॉडी संभाल के रखते हैं, कल को बेबी होगा तो उसको ट्रांसफर करनी है। बेटा पैसा नहीं है ये बैंक में रखा हुआ जो सर मैं ये नहीं इतने पूछ सालों रहा तक था। बचा रहेगा। और क्या पूछ रहा था तू? तू कह रहा था एंटीबॉडी डिग्रेड होगी, फिर ट्रांसफर कैसे करेंगे? सर मैं ये पूछ रहा था तो फिर क्या उस एंटीबॉडी की कोई जीन होती होगी तो वो उस एंटीबॉडी को बनाती होगी? मैं तू मुझे एक बात बता, अगर मैं तेरे को एंटीबॉडी ट्रांसफर करूंगा तो एंटीबॉडी की जीन भी तेरे को ट्रांसफर करूंगा? नो सर। तो फिर कैसे जीन पहुंच जाएगी? तू क्यों सोचता है इतना? एंटीबॉडी भेजी है, प्रोटीन भेजा है, तुझे उसकी जीन भी चाहिए। जीन क्यों भेजूंगा मैं तुझे? और अगर जीन भेज भी दी, चल मैं तुझे मान ले, मैं तुझे मैं काम करता हूँ, मैंने अपने सेल से डीएनए निकाला, मेरे बॉडी का इस सेल से काफी सारा डीएनए निकाल दिया, मैं तो डीएनए का इंजेक्शन लगा दिया। अब तुझे क्या लगता है कि वो डीएनए तेरी बॉडी में पहुंच गया, अब तेरी बॉडी मेरी बॉडी जैसी हो जाएगी? अब वो डीएनए तेरी बॉडी में इनकॉर्पोरेट हो जाएगा क्या? ऐसा नहीं होता। डीएनए दे देने से काम नहीं चलता। डीएनए जब तक तुम्हारे डीएनए के सेल के डीएनए के साथ नहीं जुड़ता, इनकॉर्पोरेट नहीं होता, तब तक कुछ नहीं होता। इसलिए मुझे तेरी बॉडी में अगर डीएनए डालना है ना, अपना वाला कोई पार्ट ऑफ सेगमेंट ऑफ डीएनए डालना है, तो आई यूज अ वायरस, बिकॉज वायरस गो एंड इनकॉर्पोरेट्स इट्स डीएनए इनटू द पर्सनस डीएनए। ये नहीं कि किसी के डीएनए का इंजेक्शन लगा लिया और हो गया काम। ऐसा नहीं होता, किसी का डीएनए चाहिए तो डीएनए का इंजेक्शन लगा लो, बन गए उसके जैसे। एनीबॉडी एल्स, एनी अदर डाउट? सर एंटीबॉडीज के लिए सर जीन जीन ट्रांसक्रिप्ट करती है। एंटीबॉडीज के लिए
जीन ट्रांसक्रिप्ट करेगी? किसने बोला? सर मैंने तो नहीं बोला। तो सर नहीं सर, अभी इसी पे डिस्कशन चल रहा था ना, तो सर मैंने सोचा कि सर जीन तो सर मतलब जीन तो जरूरी नहीं है शायद एंटीबॉडी बनने के लिए, आई थिंक सो। तुम ना पता है क्या, इसलिए बोलता हूं मैं गोवन गोवन के राउंड ना, जब मैं आधे लोग तुम सुनाए मत करो, और कंफ्यूजन क्रिएट कर रहा है वो। एंटीबॉडीज, ठीक है, प्रोटीन्स हैं। अगर प्रोटीन है तो कहीं ना कहीं से आया ही होगा ना, उसके लिए कोई ना कोई जीन रिस्पॉन्सिबल रहा होगा, ठीक है। अच्छा, अब वो जीन कौन सा है, उससे ये सवाल आता है ये प्रोटीन बन कहाँ रहा है। प्रोटीन ये बन रहा है इन द बी सेल्स, बी प्लाज्मा सेल। तो बी प्लाज्मा सेल ये प्रोटीन कैसे बना रहे होंगे? बी प्लाज्मा सेल का जो डीएनए है, ठीक है ना, उससे ये कुछ आरएनए बनाते हैं, कुछ पर्टिकुलर अमीनो एसिड्स बनते हैं, वो जुड़ते हैं, और जुड़ के ये पर्टिकुलर प्रोटीन बनता है, ठीक है ना। आ रही है बात समझ में? क्लियर है पॉइंट? अब सवाल यस ये आता सर। है, हाँ, तो बी सेल्स की जीन, बी सेल्स के पास है जीन। अच्छा, अब मैं बताता हूँ होता क्या है। अब मैं तुम मुझसे पूछोगे कि सर फिर एंटीबॉडी स्पेसिफिक कैसे होती हैं? बी सेल के पास थोड़ा पहले से वो डीएनए लेके बैठा है कि ये वाली एंटीबॉडी बनानी है ना। भाई जीन तो सबकी, फॉर एग्जांपल मेरे लिवर का सेल हो, मेरे किडनी का सेल हो, मेरा बी सेल हो, सब पर डीएनए तो सेम ही है ना। यस तो सर। मुझे थोड़ा पता था कैसी एंटीबॉडी बनानी है। मान लो टाइफाइड आया, तो मैं टाइफाइड की स्पेसिफिक एंटीबॉडी कैसे बना सकता हूँ? उसके लिए पहले से जीन होनी चाहिए। अब सवाल ये है सवाल पूछने वाला कि हाउ डज एंटीबॉडीज ऑफ रेवरी स्पेसिफिक। अच्छा, इसका आंसर थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, मैं एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, बट थोड़ा हिंट दे दूंगा ताकि तुमको आइडिया लग जाए क्या चल रहा है। एक्चुअली क्या होता है ना, बड़ा इंटरेस्टिंग सा फिनोमेना है। जब ये एंटीजन दिखाया जाता है ना, जैसा भी एंटीजन दिखाया जाता है, जो भी पार्ट एंटीजन का दिखाया जाता है, ठीक है ना, उस पार्ट को देखकर, उस पार्ट को देखकर, ठीक है ना, बड़ी इंटरेस्टिंग चीज होती है। देयर इज सर्टेन अमाउंट ऑफ जीन्स, उन जीन्स की रीशफलिंग होती है। रीशफलिंग करके बहुत डिफरेंट डिफरेंट टाइप के ना प्रोडक्ट्स बनते हैं, एंटीबॉडीज बनती है, मतलब 1000 टाइप की बनती है। अब फिर 1000 टाइप की एंटीबॉडीज एक एक करके बाइंड करती है, ऐसा कुछ होता है ना, समथिंग लाइक दैट। फिर जो सबसे बेस्ट फिट में आता है ना प्रोटीन, कि ये वाला प्रोटीन बेस्ट फिट में आ रहा है, उसको वो सेलेक्ट किया जाता है और उसको फिर सेल से बाहर रिलीज किया जाता है। तो मतलब जो भी एंटीजन आकर मैक्रोफेज दिखाएगा, उसी के स्पेसिफिक एंटीबॉडी बनेगी, और जो सा टुकड़ा वो दिखाएगा। मान ले एक सेल के ऊपर ऐसे ये 5 टुकड़े, 1 2 3 4 5, उसने जोन सा वाला टुकड़ा दिखाया, उसके स्पेसिफिक एंटीबॉडीज बनेगी। और लाखों एंटीबॉडीज बनती है, करोड़ों एंटीबॉडीज बनती है। एंटीबॉडीज ऑफ प्रोटीन लाखों करोड़ों बनते हैं, ठीक है ना। आ रही बात समझ में? तो ये कॉन्सेप्ट है, इसमें जीन रीशफलिंग का और जीन रीऑर्गेनाइजेशन का कॉन्सेप्ट है, ठीक है ना। ये बी सेल, इसीलिए बी सेल्स प्लाज्मा सेल स्पेसिफिक है इस काम के लिए। उन्हीं में ये वाली जीन्स एक्टिवेटेड है कि जो रीशफलिंग कर सकती है। अगर यही फर्क है हर सेल, सेल टू सेल में, कि टी सेल्स ये नहीं कर सकते, लिवर का सेल ये नहीं कर सकता, क्योंकि लिवर के सेल में ये वाली जीन्स एक्टिवेटेड नहीं है। हर सेल में स्पेसिफिक जीन्स एक्टिवेटेड होती हैं, जो उसका पर्टिकुलर काम होता है, और इसी को हम डिफरेंशिएशन बोलते हैं। जब ये सबके सब जाइगोट से सेल डिवाइड हुए थे ना, सबके पास एक सिमिलर जीन का पैटर्न था, लेकिन उसके बाद किसी के अंदर कुछ पर्टिकुलर टाइप की जीन्स एक्टिवेट हो गई, तू ये काम करेगा, तेरा ये काम ये। फिर किसी दूसरे में पर्टिकुलर टाइप की जीन्स एक्टिवेट होंगी, हो गई तू ये। तो डिफरेंशिएशन कुछ और नहीं है। मान लो कि 50,000 जीन्स है, तो 50,000 में से कुछ हजार, कुछ 40-50 जीन्स किसी में एक में एक्टिव है, कुछ 40-50 किसी और में, कुछ 40-50 किसी और में। इस तरीके से काम चल रहा है। किसी भी सेल के अंदर सारी की सारी जीन्स एक्टिवेटेड नहीं होती, जो सी होती है उससे उसका फंक्शन निर्धारित होता है, ठीक है ना। क्लियर? तो इसलिए सारे सेल्स अलग अलग हैं। तो ये कॉन्सेप्ट चल रहा है। आ रही बात समझ में? तो ओनली बी प्लाज्मा यस सेल, सर। हाँ, हैज दैट काइंड ऑफ रिकॉम्बिनेशन ऑफ जीन्स कि जो एंटीबॉडी बना सकते हैं। और किसी को कोई डाउट? सर हाँ मन, सर जो ये 5 टाइप्स की आपने एंटीबॉडीज बताई सर, इनमें कांस्टेंट रीजन सेम होता है और सिर्फ वेरिएबल चेंज रहता है? I'll tell you what exactly happens is, देख नहीं नहीं देख, सुन मेरी बात सुनने ध्यान से। वेरिएबल के भी दो हिस्से होते हैं, हाइपर वेरिएबल रीजन और वेरिएबल रीजन। थोड़ा सा डिफरेंस होता है हैवी चेन के अंदर, मतलब चेन का जो एक्चुअली
ये जो कांस्टेंट रीजन है ना, वेरिएबल रीजन है ना, सॉरी, ये जो हैवी चेन है ना, हैवी चेन में स्लाइड सा डिफरेंस है। जैसे कि मैं तुझे बताता हूँ, एक मिनट रुक जा, ये एग्जांपल देता हूँ। हाँ देख, ये चाबी दिख रही है ना, ये की है ना, आई सपोज एवरीबॉडी कैन सी दिस। अब यस इस चाबी सर। में ना, देख हर चाबी ऐसी होती है नॉर्मली, ये वाला पार्ट सारी चाबी का सेम रहता है ऑलमोस्ट, ठीक है ना। अब इसमें मैं 5 सर तरीके बता दूं, एक सुन ले ध्यान से, कुछ 5 तरीके दूं। एक ये स्क्वायर वाली, एक गोले वाली चाबी, एक पे थोड़ा और कोई डिजाइन यहाँ पे, किसी पे और कोई डिजाइन। तो वो जो डिजाइन है ना, यहाँ पर जो डिजाइन है, दैट इज द आइसोटाइप्स, ठीक है ना। अब ताला किससे खोलना है? इस वाले हिस्से से खोलना है, इस वाले हिस्से से, ठीक है ना। तो हो सकता है कोई दो चाबियां दिखने में एकदम ऐसी हो, सेम टू सेम हो, लेकिन वो दो अलग अलग ताले खोलती हो। क्यों? क्योंकि उसमें ये वाला हिस्सा अलग है, ये वाला हिस्सा है वेरिएबल रीजन, जो हर एक के अंदर बदल जाएगा, हर एंटीबॉडी में बदलेगा। तो हो सकता है कि दो एंटीबॉडीज एग्जैक्टली आईजीजी एंड आईजीजी ही हैं, दो एंटीबॉडीज आईजीजी ही हैं, और ऐसा होता ही है, और दोनों अलग अलग एंटीजन से बाइंड कर रही हैं, एकदम अलग एंटीजन से, ठीक है ना। और ऐसा भी हो सकता है कि एक एंटीबॉडी आईजीजी है और एक आईजीएम है, और वो सेम एंटीजन से बाइंड कर रही है। तो दैट इज ऑल्सो पॉसिबल। क्लियर पॉइंट। तो हो सकता है कि ये ताला एक कहीं सिल्वर में है, अब यही ताला गोल्ड में आ गया या गोल आकार में आ गया, लेकिन ये वाला पार्ट सेम है, तो सेम ताला खुलेगा, ठीक है मन। यस सर। एनीबॉडी एल्स, एनी अदर डाउट? सर जो सर आईजीई बॉडीज होती हैं सर, सर वो एलर्जन की वजह से मतलब एक सेल पर रिएक्ट करती हैं कि वो एलर्जन पे रिएक्ट करती हैं? देख एलर्जन क्या है? सर कोई भी सब्सटेंस है जो एक्चुअली बॉडी के लिए हार्मफुल नहीं है। मैं बताता हूँ, मेरी बॉडी में ना कुछ दिक्कत है, एज्यूम कर लेते हैं, हालांकि मेरी बॉडी में कोई दिक्कत नहीं है, प्रीटी मच फाइन, है ना। बट लेट्स अज्यूम मेरी बॉडी में कुछ दिक्कत है और मेरी बॉडी के अंदर कुछ ऐसी तैसी एंटीबॉडीज बन रही है, लाइक दैट होगी आईजीई एंटीबॉडी बन रही है ऐसे ही, एंड रैंडम सी बन रही है। अब बाई चांस मेरी बॉडी में तो रैंडम बन रही थी, है ना, लेकिन बाय चांस टमाटर के अंदर कोई ऐसा प्रोटीन था, टमाटर के अंदर कोई ऐसा प्रोटीन था जिससे वो बाइंड कर जा रही है आईजीई, ठीक है ना, और बाइंड करके ये जाके जुड़ रही है बेसोफिल या मास्ट सेल से, और फिर हिस्टामिन रिलीज करा दे रही है। तो बाय चांस इवेंट है कि टमाटर की प्रोटीन से कॉम्प्लीमेंट खा गई मेरी बॉडी में एम बनने वाली कुछ एंटीबॉडीज। तो जो पहले एम हो रहा था जिससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, लेकिन अब क्योंकि उसे टमाटर के अंदर वो प्रोटीन मिल गया तो हिस्टामिन रिलीज होता है, तो मैं जब भी टमाटर खा रहा हूँ बॉडी में हिस्टामिन रिलीज हो रही है, मुझे एलर्जी हो रही है। तो एलर्जी एक बॉडी का ना एक इम्यून सिस्टम का फेलियर है। एक इम्यून सिस्टम के अंदर इतनी सारी एंटीबॉडीज बन रही है, वो एक एक आप समझिए कोलैटरल डैमेज है, एक कहते हैं कि एक साइड इफेक्ट है आपके इम्यून सिस्टम का, क्या एलर्जीज। क्योंकि कहीं ऐसी एंटीबॉडी हो सकती है ना जो आपके, अभी हो सकता है कि आपको भी किसी चीज से एलर्जी हो, भाई हो सकता है कि कोई वेजिटेरियन है, कोई वेजिटेरियन पर्सन है, प्योरली वेगन है, हो सकता है मटन या चिकन के अंदर कोई ऐसा प्रोटीन हो जो उसके सेल से उसके एंटीबॉडी से, जो उसकी बॉडी में जाए तो एंटीबॉडी से बाइंड करे और उसकी बॉडी में हिस्टामिन रिलीज होने लग जाए, ठीक है। लेकिन लेकिन क्योंकि वो वेजिटेरियन है, उसकी उसने वो प्रोटीन कभी एनकाउंटर ही नहीं किया, उसने कभी वो प्रोटीन एनकाउंटर ही नहीं किया, तो उसको पता ही नहीं है कि उसको उस प्रोटीन से एलर्जी भी है। आ रही है बात समझ में? तो आई सपोज हर पर्सन को किसी ना किसी चीज से एलर्जी होती है, वो तो बाय चांस हम उस चीज के एनकाउंटर नहीं कर पा रहे तो हमें पता नहीं चल रहा। कुछ लोग बाय चांस ऐसा होता है कि बॉडी में कुछ ऐसी गड़बड़ हो गई, ठीक है ना, कि कॉमन से चीजों से बाइंड कर गए बाय चांस, तो उनको फिर उस चीज से एलर्जी होने लग गई, ठीक है ना। तो ये तो भाई कोलैटरल डैमेज है, एक तरीके का इम्यून सिस्टम का फेलियर है, जो होगा ही। इतनी एंटीबॉडीज बनाओगे तो कुछ एंटीबॉडीज तो इधर उधर बेकार की चीजों से बाइंड करके ऐसे उल्टे पुल्टे काम तो करेंगी ना, दैट्स वेरी मच पॉसिबल, ठीक है। तो एलर्जीज इज जस्ट साइड डैमेज, सर है ना। हाँ सर इसका भाई मतलब ये जैसे वैसे ही है, देखो एलर्जीज का होना वैसा ही है कि जैसे जैसे आपके नेट बैंकिंग की वजह से
किसी के अकाउंट से पैसे गायब हो जाना, या पेटीएम की वजह से किसी के अकाउंट में पैसे गायब हो जाना। तो जब इतना बढ़िया सिस्टम बना है, लोगों को इतने फायदे हो रहे हैं, तो उसमें 2-4 लोगों के ऐसे नुकसान हो जाते हैं, ठीक है ना। तो वैसे ही एलर्जीज भी है कि जब इतना बढ़िया इम्यून सिस्टम बना है, तो फिर 2-4 लोगों का, 5-6 लोगों का थोड़ा नुकसान हो सकता है, ठीक है ना। अब होने को किसी का भी हो सकता है, बट 2-4 लोग ही उसमें लपेटे में आ रहे हैं बाई चांस, वो तो रैंडम चीज है ना। हाँ सर ये समझ आ गया सर। सर एक हाँ। क्वेश्चन और था सर, मतलब एलर्जन जैसे बॉडी के अंदर आया तो सर उसने उसको भी एक पैथोजन समझा और उसके चारों तरफ एंटीबॉडीज आई और मास्ट सेल के पास ले गई उसको डिग्रेड करने के लिए। उसके बाद नहीं, हिस्टामिन मास सेल के पास डिग्रेड करने नहीं लेके जाते हम आईजी एंड ई एंटीबॉडीज बाइंड करती हैं, तो उनका प्रोसीजर ही है। जैसे वो एलर्जन से बाइंड करेंगे, दे विल गो एंड बाइंड टू मास सेल्स। एक्चुअली मास सेल्स का भी सुन लो क्या है। मास सेल्स हैव अ कॉम्प्लीमेंटरिटी फॉर द एंटीबॉडीज, ठीक है ना। तो एक्चुअली एंटीबॉडीज, आईजी एंटीबॉडीज कई बार घूमते फिरते ना मास सेल से टकरा के वही रुक जाती हैं, वही जुड़ी रहती हैं। और फिर जब एलर्जन आता है तो उससे बाइंड करती है, तो बाइंडिंग से ऐसा चेंज आता है उनके स्ट्रक्चर के अंदर कि मास्ट सेल का डीग्रैनुलेशन हो जाता है। सर वो एक्चुअली एलर्जन को मतलब डिग्रेड करने के लिए होता है। अरे वो हमारा पर्पस नहीं है एलर्जन को डिग्रेड करना, तो हमारी बॉडी में कुछ भी पर्पस बाय पर्पस नहीं बना है, ठीक है ना। वो बाय चांस हो गया, हमें पर्पस नजर आ रहा है क्योंकि हम पर्पस ढूंढ रहे हैं, ठीक है ना। भाई उसका कोई पर्पस नहीं है। वो क्या है कि एक सेल है, सेल के ऊपर कुछ ऐसे प्रोटीन्स हैं जिसकी वजह से एंटीबॉडी कॉम्प्लीमेंट्री है उसके, तो एंटीबॉडी जाती है और उसके स्ट्रक्चर से जाके बाइंड कर जाती है। अब जैसे बाइंड कर जाती है, तो अब उस एंटीबॉडी से अगर कुछ और बाइंड कर जाएगा तो डीग्रैनुलेशन हो जाएगा। अब वो कुछ और, उस केमिकल को हमने एलर्जन बोल दिया। ओके सर। गॉट इट। हाँ सर फिर जो एलर्जीज होती हैं वो कुछ दवाइयों की वजह से भी हो जाती हैं सर। हाँ, तो दवाई भी तो केमिकल है ना, उसमें केमिकल जो है वो एलर्जन की तरह काम कर रहा है। ओके सर। और दवाइयों से ज्यादा होगी, किसी को दवाई रिएक्शन करती है जल्दी मर जाता है वो, क्यों? क्योंकि आपकी दवाई घुलती है बॉडी में, पूरे ब्लड में फैलती है, और लाखों करोड़ों मॉलिक्यूल्स होते हैं, जाके बाइंड करते हैं, वो ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटी कॉज करते हैं, ज्यादा हिस्टामिन रिलीज कराते हैं। तो जब मेडिसिन का रिएक्शन होता है, मेडिसिन से एलर्जी होती है, गलती से वो मेडिसिन दे दो, तो बस खत्म है, फिर पर्सन बचेगा नहीं वो। तो इसलिए पूछा जाता है आपसे कि आपको किसी दवाई से एलर्जी तो नहीं है। कई लोग मर जाते हैं दवाई गलत दवाई के रिएक्शन से। गलत दवाई क्या है? गलत दवाई, कोई दवाई गलत थोड़ा ना होती है, थोड़ा ना किसी को पॉइजन देने के लिए बनाई गई है। व्हाट इज गलत दवाई? गलत दवाई इज दवाई गलत फॉर यू, नॉट सुटेबल फॉर योर बॉडी। ओके सर। सर जो आपने ये 5 उसका बताया था वो क्या था सर, जो 5 इसका 5 एंटीबॉडी मिलाकर मिलती हैं। आई म्यू वाला, आईजी म्यू। पेंटामर बोला था। अच्छा एक बात और, पेंटामर से याद आया, आईजीएम पेंटामर है, और जो आईजीए है वो भी डायमर हो सकता है। तो आईजीए इज ऑल्सो डायमर एंड आईजीएम इज पेंटामर। कभी कभी मुझे लगता है तुम लोगों के डाउट्स पेशेंस से सॉल्व करने के लिए मुझे ऑस्कर मिलना चाहिए। सर आगे बढ़े। हाँ जो जी। आपने सर पेंटामर वाली बताई सर, आपने हाँ बताया प्राइमरी एंटीबॉडी होती है और सर वो एक रोटेशन में ज़्यादा हेल्प करती है सर। लेकिन सर एक तरीके से देखा जाए तो सर सिर्फ एक पैथोजन जैसे है और सर उसके चारों तरफ लगानी है सर, तो नुकसान हो रहा है ना सर, जो पीछे है एंटीबॉडी का क्या पार्ट जो पीछे है। क्या 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 क्या? सर मतलब एक पैथोजन है, हाँ। ठीक है सर, हम्म। और सर ये एक पेंटामर में ही रहेगी, तो सर अच्छा। एक एक साइड से तो बाइंड हो गई और सर हो सकता है दूसरी साइड से भी बाइंड हो सके वो उस पैथोजन की, लेकिन सर वो उसके पीछे पेंटामर में जुड़ी हुई है इसलिए एंटीबॉडी बाइंड नहीं हो पा रही। तो अरे उसके लिए पीछे पीछे नहीं होता है तुझे किस, तू ऐसे क्यों देख रहा है? एंटीबॉडी की तो एक विजुअलाइजेशन है भाई साहब, ठीक है ना। ये विजुअलाइजेशन है, विजुअलाइजेशन। तुझे एंटीबॉडी मैं तुझे बताता हूँ ना, मेरे हम लोग ना एक्चुअली ना, तुमको मुझे कोई नहीं करता है, मैं एक आध को ना घर जाके इनके ना पिटाई लगा दूं। तो पागल बच्चे।
ये एंटीबॉडी को रिप्रेजेंट करने का तरीका है। ये एंटीबॉडी को रिप्रेजेंट करने का तरीका है। कितनी बार मैंने समझाया, ये तरीका है। एंटीबॉडी पता है क्या है देखने में, ये एंटीबॉडी है, ऐसी होती है, प्रोटीन है, ऐसा उसका स्ट्रक्चर होता है, 3D टाइप का ऐसा ऐसा। पेंटा में भी होगी तो भी ऐसे नजर आएगी। अब बता, अब तो क्या आगे क्या पीछे? हाँ मनपाल, यस सर, अब क्या आगे क्या पीछे, क्या दाएं क्या बाएं? एक ही है। तो वो ग्लोबुलर स्ट्रक्चर है यार, वो ऐसे ऐसे 3D में ऐसा ऐसा ऐसे कहीं से भी मुड़ा थोड़ा स्ट्रक्चर है। वो एक प्रोटीन है। प्रोटीन पता है ना कैसे होते हैं, ग्लोबुलर से होते हैं, है ना? तो वो उसका रिप्रेजेंटेशन है। गॉट इट? यस सर। हाँ। एनीबॉडी, एनी अदर डाउट? चलिए आगे बात करते हैं। और तुमको अगर देखनी हो ना एंटीबॉडी कैसे दिखती है, ठीक है ना? अब तो तुम लोग के पास घर बैठे इंटरनेट है, गूगल में टाइप करना एंटीबॉडी सरफेस व्यू, ठीक है ना? एंटीबॉडी सरफेस व्यू टाइप करना, इमेजेस आएंगी और देखना कैसी दिखती है एंटीबॉडी ओवरऑल, सरफेस व्यू में कैसी दिखती है, ये पता लग जाएगा क्या है antibody। अभी नहीं, क्लास के बीच में, बाद में लगे बड़े सर्च करने के लिए। चलिए, तो आगे बात करने के लिए, ये एंटीबॉडी का तो हो गया और एंटीजन का भी हो गया, स्ट्रक्चर अच्छा हो गया ना सारा का सारा। क्या रह गया? हाँ, एक जो बात बताई थी, ये डायग्राम देख लो, थोड़ा कंफ्यूजन करने के लिए पे अटेंशन। हालांकि मैं ज्यादा पढ़ाना नहीं, बट ओके, ये डिफरेंस है बिटवीन द एक्शन ऑफ आईजीजी एंड आईजीएम। हालांकि नीट के एग्जाम मुझे लगता नहीं इतना डिटेल में पहुंचेंगे, लेकिन अब पता है क्या, मुझे एक इंट्यूशन आ रहा है कि इन्होंने सिलेबस वेलेबस थोड़ा कम कर दिया है, तो उनका भरोसा नहीं पता चला कि सिलेबस कम किया एक तरफ से, दूसरे सिलेबस से ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन पूछ लिए। इसका एक आइडिया दे रहा हूँ कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए, कि ये आईजीएम है और ये आईजीजी है। अब देखो क्या फर्क है, ये दो रिस्पॉन्स है बेटा, ये प्राइमरी रिस्पॉन्स है, ये सेकेंडरी रिस्पॉन्स है। अब तू खुद देख, प्राइमरी रिस्पॉन्स हो चाहे सेकेंडरी रिस्पॉन्स हो, सब पहले पीक कौन कर रहा है भाई? पहले बढ़ने वाला कौन है? पहले पीक पे आने वाला कौन है? पहले पीक पे आने वाला आईजीएम है, आईजीएम पीक पे आ जाएगा, ठीक है ना? ओके, तो जो प्राइमरी एंटीबॉडी वो आईजीएम है, पहले भी ये बढ़ रही है, बाद में ये बढ़ रही है, सबसे पहले यही काम करे, जब प्राइमरी रिस्पॉन्स हो चाहे सेकेंडरी रिस्पॉन्स, कोई भी रिस्पॉन्स। अच्छा, दूसरा क्या है? दूसरा कॉन्सेप्ट है कि आईजीजी एंटीबॉडी, मैंने बोला सेकेंडरी रिस्पॉन्स में मेजर रोल प्ले करती है, प्राइमरी रिस्पॉन्स में ज्यादा डिफरेंस नहीं है, जितना आईजीएम बढ़ा उतना आईजीजी भी पीक किया, ठीक है ना? वो कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन जब सेकेंडरी रिस्पॉन्स की बात आई, तो आपने क्या देखा, आईजीएम तो बढ़ा ही, ऑफ कोर्स आईजीजी भी बढ़ा, लेकिन आईजीजी कुछ ज्यादा ही बढ़ा है। तो आईजीजी आया बाद में ही है, लेकिन कुछ ज्यादा ही बड़ा आया है, इसलिए हम बोलते हैं कि मेजर एंटीबॉडी जो सेकेंडरी रिस्पॉन्स में काम करती है वो आईजीजी है, और मेजर से मेरा मतलब पहले नहीं है, पहले हमेशा आईजीएम ही रहेगा, मेजर से मेरा मतलब ज्यादा इन अमाउंट है। क्लियर है? सारी बात समझ में क्लियर है पूरी? तो जब मेजर एंटीबॉडीज इन सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स इज द आईजीजी, ये पॉइंट याद रखिएगा, इसको मिटा रहे हैं बस। नेक्स्ट, नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं।
नेक्स्ट टॉपिक है अगेन सिंपल है, टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी। अब 4 तरीके की इम्यूनिटी होगी, नेचुरल, आर्टिफिशियल, इसमें एक्टिव, इसमें पैसिव, इसमें एक्टिव, इसमें पैसिव। हाँ जी, अब ये क्वेश्चन आता है किसमें, नीट के एग्जाम में। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बिल्कुल प्रॉब्लम में नहीं है। देखो आपको क्वेश्चन क्या आएगा, आपको एक तरीका बताया जाएगा, इस तरीके से इम्यूनिटी दी गई है और पूछा जाएगा कि वो एक्टिव है या पैसिव है, नेचुरल है आर्टिफिशियल है। मतलब वो तो 4 कॉम्बिनेशन बनेंगे, नेचुरल एक्टिव, नेचुरल पैसिव, आर्टिफिशियल एक्टिव, आर्टिफिशियल पैसिव। तो इसके लिए मैं आपको 4 एग्जांपल दे रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। ओके, जो नेचुरल प्रोसेस है वो नेचुरल, ठीक है ना, और जिसमें एंटीबॉडी बॉडी में बन रही है वो एक्टिव, और जिसमें एंटीबॉडी बाहर से ली जा रही है वो पैसिव। ठीक है, अब मैं आपको 4 एग्जांपल बताता हूँ, ठीक है, और आपके आंसर चाहिए मुझे हर एक कॉन्सेप्ट के बाद। ठीक है, इसको जरा यहाँ रख देते हैं, इसको यहाँ से देखो आराम से, और मैं थोड़ा साइड में जाता हूँ। ठीक है, ओके, अब मुझे एग्जांपल्स के नाम पे देना, पे अटेंशन। इमेजिन करते हैं एंटीबॉडीज आपके मदर की बॉडी से प्लेसेंटल बैरियर क्रॉस करती हुई, ठीक है, फीटस के पास आई एंटीबॉडीज, है ना। अब ये बताओ, ये नेचुरल इम्यूनिटी, ये नेचुरल है या आर्टिफिशियल है? नेचुरल। नेचुरल, ठीक है। एक्टिव या पैसिव? पैसिव। तो ये जो इम्यूनिटी, जो आपकी एक फीटस की बॉडी इम्यूनिटी या आपकी बॉडी इम्यूनिटी मदर से के प्लेसेंटल बैरियर से आई है या मदर मिल्क से आई है, वो दोनों किसके अंदर काउंट हो जाएंगी? नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी के अंदर। क्लियर है पॉइंट? आ रही है बात समझ में? तो नेचुरल पैसिव में एग्जांपल लिख लीजिएगा, नीचे मार करके एग्जांपल डाल के लिख लीजिएगा, एग्जांपल मदर्स मिल्क या प्लेसेंटल बैरियर से आने वाली एंटीबॉडीज। ओके ओके, अब ये बताओ कि मान लो तुमको स्नेक बाइट हो गया, सांप ने काट लिया, और उससे बचने के लिए हमने एंटी वेनमस एंटीबॉडीज जो डंकी या हॉर्स, मेनली हॉर्स, जो हॉर्स में बनी थी एंटीबॉडीज, वो एंटीबॉडीज ली और तुम्हारी बॉडी में इंट्रोड्यूस कर दी। ठीक है, तो ये आर्टिफिशियल है या नेचुरल है? आर्टिफिशियल। अच्छा, एक्टिव है या पैसिव है? पैसिव है। तो ये आ जाएगा आर्टिफिशियल पैसिव इम्यूनिटी। तो आर्टिफिशियल पैसिव इम्यूनिटी के अंदर लिख लीजिएगा आप एंटी वेनमस एंटीबॉडीज या एंटी टेटनस सीरम। सीरम में भी क्या होती है? एंटीबॉडीज होती है मेजरली। इवन और बताता हूँ, ये जो चिल्ला रहे थे ना बहुत पहले हमारे देश में चल रही थी प्लाज्मा थेरेपी, दैट इज ऑल्सो आर्टिफिशियल पैसिव इम्यूनिटी। क्यों? क्योंकि उसके अंदर प्लाज्मा में भी क्या होगा? एंटीबॉडीज होंगी, है ना। प्लाज्मा क्या होता है? ब्लड का फ्लूइड वाला पार्ट, उसमें क्या होंगी? एंटीबॉडीज होंगी। तो एंटीबॉडीज ही ले रहे थे हम, है ना, दूसरे पर्सन से प्लाज्मा की फॉर्म में। सर सीरम का मतलब क्या होता है? सीरम बेटा, जब ब्लड क्लॉट कर जाता है तो बचे हुए जो प्रोटीन पार्टिकल रहते हैं उसे सीरम बोलते हैं। व्हाइट फ्लूइड, प्लाज्मा माइनस क्लॉटिंग फैक्टर्स। ओके सर। ओके, प्लाज्मा माइनस क्लॉटिंग फैक्टर इज सीरम, ठीक है ना। अच्छा, ये हो गया। अच्छा, और एग्जांपल बताता हूं मैं। अच्छा, 2 बूंद जिंदगी की पोलियो वायरस लिया आपने अपनी बॉडी के अंदर, ठीक है ना। 2 बूंद किसी हॉस्पिटल में जाके, किसी डिस्पेंसरी में जाके। अब बताओ, आर्टिफिशियल या नेचुरल? आर्टिफिशियल। एक्टिव या पैसिव? एक्टिव। क्यों? क्योंकि एंटीबॉडीज आपकी बॉडी में बनेंगे ना, तो दैट इज एन एक्टिव इम्यूनिटी। तो जो भी पोलियो का वैक्सीनेशन है, या जो भी वैक्सीन है, बीसीजी वैक्सीन, पोलियो वैक्सीन, डीपीटी वैक्सीन, जिसमें पैथोजन दिए जा रहे हैं आपको, आगे आप एंटीबॉडी बना सको, ये सारे के सारे वैक्सीनेशन किसके अंदर आएंगे?
आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी के अंदर। ठीक है, क्लियर। अच्छा, अब एक आखिरी है, मान लो तुमको चिकन पॉक्स हो गया, ठीक है, और अब तुम्हारी बॉडी में दोबारा चिकन पॉक्स नहीं हो रहा, तो ये नेचुरल या आर्टिफिशियल? नेचुरल नेचुरल नेचुरल। एक्टिव या पैसिव? एक्टिव। है ना। तो जो भी पैथोजन आप बॉडी में जिंदगी में बाय चांस फेस करो, आपने थोड़ा ना बोला कि चिकन पॉक्स आ जा, है ना, वो तो अपने आप आया ना, दैट इज द नेचुरल काइंड ऑफ थिंग। ठीक है, और एंटीबॉडी आपकी बॉडी में दैट इज नेचुरल। सर हाँ जी। सर शिंगल्स जो होता है, हाँ, हर्पीज जोस्टर, तो सर वो कैसे होता है? रीएक्टिवेशन चिकन पॉक्स का हो जाता है। किसने बोला? शिंगल्स क्या होता है पहले बताओ। व्हाट इज शिंगल्स? सर हर्पीज जोस्टर से ही तो होता है ना, जिसको हिंदी में जनेऊ बोलते हैं। देखो मुझे आ, जो शिंगल्स के बारे में पता है मैं बता दूं। चिकन पॉक्स होने के बाद, ठीक है ना, क्योंकि आपकी स्किन का डिसऑर्डर है, स्किन एज अ बैरियर कमजोर कमजोर पड़ जाती है, ठीक है ना। और स्पेसिफिकली जो सॉफ्ट स्किन है, जैसे कि अंडर आर्म्स या स्पेसिफिकली ग्रॉइन रीजन या जेनिटल्स के पास की जो स्किन है, क्योंकि वो सॉफ्ट स्किन है, क्योंकि वो स्किन का डिसऑर्डर हो जाता है, स्किन कमजोर पड़ जाती है, तो फंगल इन्फेक्शन हो जाता है, स्पेसिफिकली आफ्टर चिकन पॉक्स, स्पेसिफिकली आफ्टर द दिस चिकन पॉक्स, है ना। इन द ग्रॉइन रीजन फंगल इन्फेक्शन हो जाता है। तो वो जो फंगल इन्फेक्शन हो जाता है आफ्टर चिकन पॉक्स, दैट इज नॉर्मली नोन एज शिंगल्स। बट सर वो टायर रेड वाज कम्प्लीटली डिफरेंट, इससे तो बहुत अलग क्या था। सर जो क्या? मैंने पढ़ा था वो बहुत अलग था इससे, मतलब। अरे भाई, एक्चुअली शिंगल्स ना वो उस को कह रहे हैं जब जेनिटल्स के आसपास या कहीं पे भी स्किन में फंगल इन्फेक्शन बहुत खराब सा हो रहा है और बहुत ही स्किन रिमूव होती रहती है, और उस तरीके से स्किन पिंक कलर की पड़ जाती है क्योंकि स्किन टॉप लेयर है वो रिमूव हो गई है ना। तो सर और बहुत पेनफुल, और ये चीज कई सारे बैक्टीरिया पैथोजन की वजह से हो सकती है, तब भी उसे शिंगल्स ही बोलेंगे। तो मेरे पीछे तुमने उस कॉन्टेक्स्ट में पढ़ा हो। सर मैंने पढ़ा था तो उसमें ये था कि जब आप ओल्ड हो जाते हो, मतलब आफ्टर द एज ऑफ 60 और 50, जब इम्यून सिस्टम वीक पड़ने लग जाता है, तो जो चिकन पॉक्स का वायरस होता है वो रीएक्टिवेट हो जाता है, और उससे पूरी बॉडी के ऊपर चिकन पॉक्स जैसे ही सिम्टम्स होते हैं, मतलब पूरे पे ब्लिस्टर्स आ जाते हैं एंड दैट आर पेनफुल। तो जी जी, तो शिंगल्स वही है, देखो वो रिलेटेड ही है, क्योंकि शिंगल्स actually shingles is degradation of the skin because of mainly due to fungal infection after the chicken pox। और जब ओल्ड हो गए ना तब भी क्या हुआ है, स्किन 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 बूढ़ी हो गई है, स्किन ओल्ड हो गई है, तो डिग्रेडेशन हो सकता है उसका, और मे बी रिएक्टिव हो जाता हो चिकन पॉक्स, तो उसकी वजह से दोबारा से फंगल इन्फेक्शन हो जाता हो बॉडी में और उसकी वजह से रैश लेकर आता हो। मेनली यही होता है शिंगल्स में। बाकी एक बार दोबारा चेक करके कंफर्म करके अगली बार बात करेंगे। ओके सर। हाँ जी, गोविंद जी आप भी कुछ पूछ रहे थे। चलिए फिर आगे बात करते हैं। आपको नेचुरल एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी सर मेरे को स्नेक बाइट वाला एक बार बता दो, वो आर्टिफिशियल पैसिव कैसे हुआ? ओके बेटा, एक बात बता कि जब तेरे को स्नेक बाइट हुआ, ठीक है ना, और एंटीबॉडी जो है वो उड़ उड़ के हवा में से तेरी बॉडी में आ गई, उड़ के अपने आप? नो या सर। सूरज की किरणों से? नो सर। नो सर। कैसे आई? आके इंजेक्शन लिया ना? ये सर बट वो बनी तो उसमें थी ना, हॉर्स में। पहले मेरी बात सुनेगा नहीं सुनेगा? यस सर। नेचुरल और आर्टिफिशियल इस तरीके से देखते हैं कि हमने उसमें मैन का हाथ है या नेचर का हाथ है। बनने पे नहीं है। एंटीबॉडी कोई भी बनेगी तो यार वो नेचुरली बनेगी, एंटीबॉडी थोड़ा तू लैब में बनाता है, ठीक है ना। तो पॉइंट पता किसका है कि तुम्हारी बॉडी में कैसे पहुंची वो, उस पे नेचुरल और आर्टिफिशियल बोलेंगे। तो क्योंकि वो तुमने जबरदस्ती इंजेक्शन लिया है, बाहर से लिया है, मन मर्जी से लिया है, मैन का हाथ है, तो दैट इज एन आर्टिफिशियल। ओके सर। एंटीबॉडी क्योंकि आपने अब सवाल आता है कि एंटीबॉडी ली है या अपनी बॉडी बनी है, तो ऑफकोर्स बनी बनाई ली है, तो दैट इज यस पैसिव। गॉट इट? यस सर।
है ना। तो कंफ्यूज मत होना, मैं ये सबको बता रहा हूँ। राघव माइक बंद कर ले, राघव माइक बंद। हाँ, ये बात सारे लोग सुन लो अच्छे से कि नेचुरल और आर्टिफिशियल बनने के ऊपर नहीं है, क्योंकि एंटीबॉडीज लैब में कभी नहीं बना सकते, ठीक है ना। एंटीबॉडीज किसी ना किसी बॉडी में ही बनेंगी, बी प्लाज्मा सेल्स ही उसको बना सकते हैं, हम एंटीबॉडीज नहीं बना सकते, ठीक है, क्लियर। तो जो भी अब इसलिए पॉइंट उसके बनने के ऊपर नहीं है, आपकी बॉडी में कैसा है, नेचुरली आर्टिफिशियली, उसमें नेचुरल आर्टिफिशियल, फिर एंटीबॉडी आई या एंटीबॉडी आपकी बॉडी में बनी, उसके ऊपर एक्टिव या पैसिव, ठीक है। और पैथोजन पे भी सेम है, पैथोजन आपने वैक्सीन की फॉर्म में खुद लिया जबरदस्ती, तो इट इज आर्टिफिशियल। और बाय चांस खुद बॉडी में आ गया, आप नहीं चाह रहे थे आना, ठीक है, या चाह रहे तो मतलब नेचुरली अगर आया तो दैट इज नेचुरल, ठीक है ना। आ रही बात सामने। अब कोई मुझसे ये सवाल पूछा कि सर किसी को चिकन पॉक्स था और मेरा मन कर रहा था मुझे स्कूल से थोड़ी छुट्टियां मिल जाए, तो मैंने जानबूझ के उससे चिकन पॉक्स जाके ले लिया, उसको गले लगा लिया, तो अब मुझे चिकन पॉक्स हो गया, तो ये तो मैंने जानबूझ के मन मर्जी से किया, तो ये आर्टिफिशियल में आएगा, ये नेचुरल में आएगा, ठीक है। अब ये सवाल मुझसे मत पूछना, ठीक है। या किसी के मन में आ रहा है सवाल? सर जानबूझ के किया तो नेचुरली होगा ना। नेचुरली रहेगा, तुम वैक्सीन की फॉर्म में नहीं ले रहे तब तो नेचुरली रहेगा, मन मर्जी की बात नहीं आएगी उसमें। चलिए आगे बात करते हैं। सर आर्टिफिशियल पैसिव में सिर्फ स्नेक वेनम ही है हमारे पास। एंटी टेटनस सीरम नहीं बताया। सर और अभी सीरम तो ठीक होंगे ना। अभी कोरोना वायरस में जो प्लाज्मा थेरेपी की बात बता रहा हूँ है, वो क्या है, दुनिया भर की जितनी प्लाज्मा थेरेपी सब यही है। सर जो सीरम बताया था आपने, सर सीरम तो ठीक करने के लिए ना, एंटीबॉडीज। क्या सीरम क्या है? सर ठीक करने के लिए ना, मतलब एक तरीके से उसमें एंटीबॉडीज तो है। बेटा एक बात बता, एंटीबॉडीज होती कहाँ है ब्लड में, प्लाज्मा में कि आरबीसी में, डब्ल्यूबीसी में, प्लेटलेट्स में? सर प्लाज्मा में। प्लाज्मा में। प्लाज्मा से क्लॉटिंग फैक्टर निकाल दिया तो बचा क्या? सीरम। उसमें क्या होंगी? एंटीबॉडीज। फिर नहीं सर, मैं पूछ रहा हूँ कि जो हमने पैसिव के लिए जो हम इंजेक्ट करेंगे सर, सिर्फ स्नेक वेनम से ही हो सकता है मतलब हमें? सर जो डॉग बाइट और वो सब होता है उसके लिए अलग होता है? नहीं नहीं, डॉग बाइट के, अरे डॉग बाइट के लिए भी हम सीरम ले सकते हैं, ठीक है ना। अगर मान लो कि पता था, मान ले कि ये देखो क्या होता है कि मान लो पता ही था कि जिस कुत्ते ने काटा है वो रेबिड डॉग ही है, और मुझे बचपन में रेबीज का इंजेक्शन नहीं लगा, ठीक है ना, और बचपन में मुझे कोई इम्यूनिटी नहीं है मेरे पास, तो फिर मैं बूस्टर डोज के लिए नहीं जाऊंगा। फिर बड़ा वैसी बात है, आपको इंजेक्शन देंगे हम एंटीबॉडीज का, और वो एक नहीं, वो 5 इसलिए लगते हैं कि एक लो फिर थोड़ी देर बाद फिर से लो, ताकि ताकि हम प्योर श्योर हो जाए। 5 लगते हैं, 5 सेटिंग होती हैं। ओके सर। चलिए और क्या पढ़ाऊँ, मुझे और पढ़ाना मुझे इसमें इम्यूनिटी वगैरह इसकी वैक्सीनेशन के बारे में बताना। आज मुझे वैक्सीनेशन, एलर्जीज और ऑटो इम्यूनिटी यहाँ तक कंप्लीट करना था, बट तुम लोग के डाउट के चक्कर में ना मैं सिर्फ वैक्सीनेशन में जा रहा हूँ। हाँ बेटे, वैक्सीनेशन आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, ठीक है ना, कि वैक्सीन दी जाती है, ठीक है ना, और थोड़ी सी स्टोरी बता चुका हूँ कि वैक्सा मतलब काउ होता है, क्योंकि ये पहली बार काउ पॉक्स के लिए आई थी बाय एडवर्ड जेनर। मतलब काउ पॉक्स से हमने
स्मॉल पॉक्स को ट्रीट किया था, और ये आइडिया था एडवर्ड जेनर। ये स्टोरी मैंने आपको बताई थी ना? यस सर। ठीक सर है, बॉटनी वाले सर ने भी बताई थी। अच्छा बहुत ही बढ़िया। बॉटनी वाले सर ने क्यों बताई थी मेरी वाली स्टोरी? वो जूलॉजी के पढ़ा रहे हैं उसकी वजह से। सर ये याद नहीं सर, स्टोरी बताई थी। नहीं, किस कॉन्टेक्स्ट में बताई थी? सर वही जेनेटिक्स के उसमें ही आया था, जीन उसमें। जबरदस्ती जेनेटिक्स में स्मॉल पॉक्स चिकन पॉक्स कहां से आ गए? उनका बस मन करते रहता है, जो उनको पता हो अच्छी चीजें सारी वो बताएंगे। तो एक स्टोरी तुमको बतानी चाहिए बस। एडवर्ड जेनर वाज द साइंटिस्ट एंड वैक्सा मतलब काउ होता है, तो काउ पॉक्स के लिए स्मॉल पॉक्स ट्रीट किया गया था। काउ पॉक्स के पस्ट्यूल से। तो ये पहला वैक्सीनेशन था। उस वक्त वैक्सीनेशन नाम नहीं आया था, वैक्सीनेशन नाम ने बाद में दिया, ठीक है ना? तो पहला फॉर्मुलेटेड वैक्सीन किसने बनाया था? पहला फॉर्मुलेटेड वैक्सीन, प्रॉपर वैक्सीन? लुईस पास्चर। पास्टर। पास्टर ने पहला प्रॉपर वैक्सीनेशन बनाया था। और किसके लिए बनाया था? चिकन पालन। फर्स्ट प्रॉपर वैक्सीनेशन, फर्स्ट मतलब कि फॉर्मुलेटेड वैक्सीनेशन, यहाँ पर वैक्सीनेशन के नाम पे ना वैक्सीनेशन। फर्स्ट फॉर्मुलेटेड वैक्सीनेशन वाज बाय लुईस पास्टर फॉर चिकन कॉलरा। ये बात है। तो वैक्सीनेशन का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर है एकदम? ठीक है, मैं कुछ वैक्सीन के नाम बता रहा हूँ, ये वैक्सीन भी आपको पता है, ठीक है ना? बीसीजी पता है ना आपको? कौन बोलो उसका किसके लिए होती है? हाँ भाई, सर ट्यूबर। ट्यूबरक्लोसिस के लिए बीसीजी। सिंगल वैक्सीन है कंबाइंड है? सिंगल की कंबाइंड? अरे सिर्फ ट्यूबरक्लोसिस के लिए कि और भी डिसऑर्डर्स के लिए है? सिंगल। बताना पड़ता है। डीपीटी किसके लिए है? डिप्थीरिया। डिप्थेरिया। और टेटनस। और पी क्या है? वूपिंग कफ। पर बहुत डिटेल है पर्ट्यूसिस, पर्ट्यूसिस के लिए ना, ह्यूपिंग कफ के लिए। तो डीपीटी इज अ कंबाइंड वैक्सीनेशन, ये मैं पहले पढ़ा चुका हूँ। किसकी कंबाइंड है? डिप्थीरिया, pertussis, that is whooping cough, and tetanus. तो बचपन में टेटनस का इंजेक्शन आपको लग चुका होता है, ठीक है ना? तो जब आप डॉक्टर में जाते हो बूस्टर डोज देते हैं। एमएमआर सर जो सर बूस्ट किसको पता है एमएमआर क्या होता है? मम्स, मीजल्स एंड रूबेला के लिए वैक्सीन। मम्स, मम्स, ठीक है ना? पैराडाइटिस इसको बोलते हैं, मीजल्स एंड जर्मन मीजल्स कॉज्ड बाय रूबेला वायरस, मतलब रूबियोला वायरस, रूबेला वायरस एंड मम्स का पैराडाइटिस वाला वायरस, पैरामिक्सो वायरस, इसके लिए होता है। एंड एमएमआर प्रेग्नेंट फीमेल को नहीं देते, नॉट गिवन टू प्रेग्नेंट फीमेल, नॉट गिवन इन प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी में इसको अवॉइड करते हैं, ठीक है? अच्छा, बीसीजी, डीपीटी, एमएमआर, और सुनिए, ये तो वही वाले वैक्सीनेशन। अच्छा, कुछ और है मेरे बताने के लिए जिसको आपको? एटीएस, एंटी टेटनस सीरम। सर वो उधर का नहीं दिख रहा सर। अच्छा, कोई नहीं, मैं दिखा दूंगा अभी।
उधर क्या इधर का सबका देख लेते हैं। ये ले, देख रहा है अब? ठीक है, एंटी टेटनस सीरम, ये क्या है? टेटनस के लिए सीरम है, इट इज अ पैसिव इम्यूनिटी। और ये भी पढ़ाया था, अब फटाफट तुम बोलना, मेरे को बताना। साल पोलियो वैक्सीन और एक है सबीन पोलियो वैक्सीन, ठीक है ना। और एक मेरे पास है, बताना इसके आगे क्या लिखूं, आईपीवी या ओपीवी? आईपीवी ओरल पोलियो वैक्सीन कौन सी है? 7 वाली। सबीन वाली ओरल पोलियो वैक्सीन। और इसमें क्या देते हैं, मरा हुआ पोलियो वायरस या कमजोर पोलियो वायरस? एटीन्यूएटेड पोलियो वायरस, ये बताया था सर मैंने पहले भी जब पोलियो पढ़ाया था। सर रिवाइज करवा रहा हूँ। साल पोलियो वैक्सीन, इंट्रावेनस पोलियो वैक्सीन, ठीक है ना। इसमें क्या देते हैं, केड देते हैं। आखिरी समझ लो, रिकॉम्बिवैक्स। रिकॉम्बिवैक्स एक नई वैक्सीन है, इट इज रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी से बनाई गई है। रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी इस्तेमाल हुई इसको बनाने के लिए, ठीक है ना। ये बनाई किसी लिए अभी, इट इज यूज फॉर हेपेटाइटिस बी वायरस। हेपेटाइटिस हेपेटाइटिस पढ़ा था तुम लोगों को? ये तुम लोग को हेपेटाइटिस पढ़ाया था मैंने, हाँ या ना? और किसको यूज करना थी, यीस्ट को इस्तेमाल करते हैं। स्क्रीन नहीं आ रही। सबकी स्किन आ रही है कि सिर्फ गोविंद की नहीं आ रही? फिर सर वो आ रही है। गोविंद ने कितनी बार बोला है कि सबसे पहले पूछ लिया कर कि बाकी की स्क्रीन आ रही है नहीं आ रही है, ठीक है। हेपेटाइटिस बी वायरस है ना। हेपेटाइटिस हेपेटाइटिस पहले तुम मुझे बताया तुमने, हेपेटाइटिस तुमको पढ़ाया था ना मैंने, ABCDE, यस सर। ठीक है। तो हेपेटाइटिस बी वायरस के लिए रिकॉम्बिवैक्स वैक्सीन है, जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के हेल्प से बनाई गई है। क्या इस्तेमाल किया गया, यीस्ट इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है ना। तो रिकॉम्बिवैक्स याद रखिएगा, इट्स फॉर द हेपेटाइटिस बी वायरस। तो आई सपोज आपको कोई भी सवाल आएगा, आप कर लोगे BCG, DPT, MMR, सबीन पोलियो वैक्सीन, साल पोलियो वैक्सीन, ATS, लुइस पास्चर फर्स्ट फॉर्मुलेटेड वैक्सीन, एडवर्ड जेनर पहला कॉन्सेप्ट ऑफ वैक्सीनेशन बाय चांस, सेरेपेंडिटी, and Recombivax for the hepatitis B, it's made by स्क्रीन नहीं आ रही recombinant सर। टेक्नोलॉजी। तो मैं क्या करूं, तेरे घर पे आके बोर्ड पे पढ़ा देता हूं मैं, तेरी स्क्रीन नहीं आ रही तो बाकी की स्क्रीन आ रही है तो मैं क्या करूं, बता दे। क्लियर है पॉइंट, सारी बात समझ में। तो ये पॉइंट सारे याद रखो वैक्सीनेशन के बारे में, ठीक है। ऐसा तो हमारे पास टाइम अगर है तो मैं तुम्हें थोड़ा सा ऑटो इम्यूनिटी के बारे में पढ़ाना चाह रहा था, और अगर टाइम है तो ओके, 5 मिनट है हमारे पास, तो हम ऑटो इम्यूनिटी के बारे में बात करेंगे, ठीक है। ये सारा मैं डालूंगा। अब देखो, ऑटो इम्यूनिटी क्या है ना, ऑटो इम्यूनिटी ना हमारी ही इम्यून सिस्टम की दिक्कत है। एक्चुअली मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि डायबिटीज मेलाइटिस। कौन सा डायबिटीज ऑटो इम्यून है, डायबिटीज मेलाइटिस है डायबिटीज इंसिपिडस? सर है मेलाइटिस टाइप 1। टाइप 1 टाइप 2? टाइप 1।
चलिए शुक्र है आपको ये सब पता है। तो डायबिटीज मेलाइटस क्या होता है टाइप 1 में? सर बीटा सेल्स। देखिए बहुत सिंपल सा है, बॉडी में एंटीबॉडीज बनती है, ठीक है, और ये एंटीबॉडी जाके बीटा सेल्स को डिग्रेड कर देती है। किसको डिग्रेड करती है? बीटा सेल्स को डिग्रेड करती है। बीटा सेल्स को डिग्रेड करती है जिसकी वजह से देयर इज अ डिक्रीज इन इंसुलिन। तो इस तरीके से वजह से डायबिटीज मेलाइटस एक तरीके का ऑटोइम्यून डिसऑर्डर होता है, क्योंकि एंटीबॉडीज काम कर रही है जो खुद की बॉडी की है। अब ये अलग अलग तरीके से नुकसान पहुंचा सकती है। मैं एक और एग्जांपल लेता हूँ आपके सामने। एक एग्जांपल है, वेरी सिंपल सा एग्जांपल लेता हूँ मैं, ग्रेव्स डिजीज। इसको याद है ग्रेव्स डिजीज? ग्रेव्स डिजीज जिसको हम एक्स ऑफ में गॉर्डर बोलते हैं, याद ही नहीं होगा। एक्स ऑफ में गॉर्डर मतलब आंखों के बाहर सूजन हो जाना, और ये एक्चुअली हाइपर थायरॉइडिज्म है। मतलब इसमें थायरॉक्सिन हार्मोन बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, और थायरॉक्सिन बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। क्लियर पॉइंट? थायरॉक्सिन बढ़ क्यों रहा है? बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, समझिएगा बात कि बॉडी एंटीबॉडीज बना रही है, एंड दीज एंटीबॉडीज आर स्टिमुलेटिंग थायराइड ग्लैंड टू रिलीज थायरॉक्सिन। तो थायरॉक्सिन का अमाउंट क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। ये स्टिमुलेट कर रही है किसको? थायराइड को, टू रिलीज थायरॉक्सिन। तो देखिए कहीं पे इनहिबिट करती है, कहीं पे स्टिमुलेट करती है, तो हमें फर्क नहीं पड़ा ना, हमारी बॉडी में तो नुकसान हो रहा है ना, तो हमारे लिए तो डिजीज है। तो एंटीबॉडी अलग अलग तरीके से काम करेंगे और हमें नुकसान पहुंचाएंगे, ठीक है ना। जैसे एक डिसऑर्डर होगा यहाँ पे, मतलब एंटीबॉडी किसकी तरह बिहेव कर रही है? दे आर बिहेविंग लाइक थायरॉक्सिन स्टिमुलेटिंग हार्मोन, टीएसएच की तरह बिहेव कर रही है। तो ये हो गया कुछ ग्रेव्स डिजीज। और बताता हूँ, और आपको एक और बताता हूँ एग्जांपल, थोड़ा कुछ नाम ले पाऊंगा नेक्स्ट टाइम। एक एग्जांपल है यहाँ पे, समझेगा, मायस्थेनिया ग्रेविस। मायस्थेनिया ग्रेविस किसी को याद है? ये क्वेश्चन A01 वालों के लिए नहीं है वैसे, उनके साथ मसल के डिसऑर्डर है। नर्व इम्पल्सेस का डिसऑर्डर। मायस्थेनिया ग्रेविस के अंदर क्या होता है? जो मसल्स है ना, मसल के ऊपर जो रिसेप्टर्स हैं, किसके? ACH रिसेप्टर्स। अब ये कॉन्सेप्ट को बताना चाहिए कि जो ऊपर वाला न्यूरॉन है, जो न्यूरॉन होता है, न्यूरॉन से ACH आता है, मतलब एसिटाइल कोलिन आता है। न्यूरॉन से एसिटाइल कोलिन आता है, सिनैप्स से। वो एसिटाइल कोलिन इसके रिसेप्टर से बाइंड करता है, मसल के सोडियम चैनल हो जाते हैं, मसल एक्साइट हो जाते हैं। अब कभी कभार क्या होता है, बॉडी में एंटीबॉडीज आ जाती है, और एंटीबॉडीज ACH के रिसेप्टर से बाइंड कर जाती है। कौन बाइंड करी? एंटीबॉडी बाइंड करी, है ना। तो एंटीबॉडी बाइंड करेगी ACH के रिसेप्टर के साथ, तो मसल कॉन्ट्रैक्ट नहीं करेगी। मसल कॉन्ट्रैक्ट न करने की वजह से मसल फ्रेजाइल हो जाएगी, कमजोर हो जाएगी, बड़ी लूजन अप हो जाएगी, और इस डिसऑर्डर को बोलते हैं मायस्थेनिया ग्रेविस। तो मायस्थेनिया ग्रेविस इज एन ऑटोइम्यून डिसऑर्डर। बॉडी में एंटीबॉडीज ACH रिसेप्टर से बाइंड करके आपकी बॉडी में नुकसान पहुंचा रहे हैं। क्लियर है पॉइंट? आ रही बात समझ में? तो मतलब देखिए तीनों में तरीके अलग अलग हैं। मतलब इस बात से नहीं है कि वो कुछ इनहिबिट करती हैं, मतलब इस बात से नहीं कुछ स्टिमुलेट करती हैं, मतलब इस बात से है कि किसी न किसी तरीके से हमारी नॉर्मल बॉडी की फिजियोलॉजी में अड़ंगा पहुंचा रही है बॉडी की एंटीबॉडीज, ठीक है ना। और ये हमारे कहीं ना कहीं पे हमारी बॉडी का डिसऑर्डर है, हमारी जीन्स प्रॉपर्ली कहीं ना कहीं कुछ काम नहीं कर रही है। तो बड़ा वैसी बात है कि ये पर्सन टू पर्सन वेरी करेगा, सबको ये डिसऑर्डर नहीं होंगे। तो ऐसे डिसऑर्डर जहाँ पे बॉडी की इम्यूनिटी ही बॉडी के खतरा बन जाएगी, उसको बोलते हैं ऑटोइम्यून डिसऑर्डर्स। मैं कुछ नाम लिख पा रहा हूँ इन तीन के अलावा, और वो आपके होमवर्क है, वो आप लोग देख कर आएंगे उनमें क्या होता है, और फिर हम बाद में डिस्कस करेंगे। अरे थर्ड वाला समझ नहीं आया। कोई बात नहीं, अपने तेरे मसल के डिसऑर्डर नहीं होता ना ये उनमें। अच्छा
कोई बात नहीं, पढ़ के रही हो, अगली बार से देख के अपने आप से नेक्स्ट टाइम डिस्कस करेंगे। मैं कुछ नाम लिखवा रहा हूँ, ये आपका होमवर्क भी है, किसी से पूछ लूंगा मैं ये बात। अभी 3 नाम मैंने कौन से बताया, पहले बताया डायबिटीज मेलाइटस, डायबिटीज मेलाइटस टाइप 2, और नाम सुनिए, एक ये नाम ही हो गया। दूसरा नाम सुनिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूँ, बहुत होते बहुत सारे हैं। ये ग्रेव डिजीज, ठीक है, डिजीज खुद कैसे लेना है। तीसरा मायस्थीनिया ग्रेविस, ठीक है। चौथा ग्रेव डिजीज मायस्थीनिया ग्रेविस, और चौथा कौन सा आ जाएगा, चौथा और ये एडिसन डिजीज, हाशिमोटो, ये सब पढ़ा रखे तुमको मैंने। रिमेटॉइड आर्थराइटिस, ये सब ये भी पढ़ा रखा है। ठीक है, ग्रेव्स, मायस्थीनिया ग्रेविस, एडिसन, हाशिमोटो, रिमेटॉइड आर्थराइटिस और कॉलन डिजीज, कोलोनाइटिस, नाम से समझ में आ रहा है कोलोनाइटिस। और एक बार एग्जाम में आया था, नीट में आया था, बेटी लिखो, ठीक है। डायबिटीज मेलाइटस टाइप 2, ग्रेव्स डिजीज, डायबिटीज एडिसन, हाशिमोटो, रिमेटॉइड आर्थराइटिस, कोलोनाइटिस, विटिलिगो, ठीक है। इतने बहुत है, ये 3 मैंने बता दिए, 1 2 3, ये 1 2 3 4 आपको पढ़ा चुका हूँ, नहीं 1 2 3 ये 3 आपको पढ़ा चुका हूँ, ये 2 आप सर्च करके आओगे, फिर हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। अच्छा इतना ही नहीं, ये भी परनीशियस एनीमिया भी हो जाता है कभी-कभी, परनीशियस एनीमिया भी आपका कभी-कभी ऑटोइम्यून हो जाता है, परनीशियस एनीमिया, ठीक है। हाँ जी, अब बताइए क्या डाउट्स हैं, अब डाउट्स इसका पूछ लीजिए, मेरी क्लास आज के लिए ही खत्म। सर ऐसा क्यों होता है कि वैक्सीन को स्किन में या फिर किसी को स्किन में लगाया जाता है और किसी वैक्सीन को ब्लड में दिया जाता है? ये वैक्सीन को नहीं, इंजेक्शन के साथ ऐसा होता है। और कौन सी वैक्सीन जो स्किन में लगाई जाती है भाई, स्किन में कोई वैक्सीन नहीं लगती है, मसल में लगती है, इंट्रामस्कुलर और इंट्रावेनस, और कुछ ओरल भी होती हैं। पोलियो वैक्सीन तो पीते भी है ना, वो 2 बूंद जिंदगी की है, 2 इंजेक्शन जिंदगी की नहीं है वेनस वाले। हाँ पहले इंजेक्शन होते थे जब इंट्रावेनस था, तो ये इंजेक्शन का फॉर्म है। कुछ इंजेक्शन मस्कुलर होते हैं, इंट्रामस्कुलर। देखिए फर्क क्या है ना, कि कुछ जो होते हैं हमें ना, फॉर एग्जाम्पल हमें ब्लड में भेजने होते हैं क्विकली, फास्टली, तो हम उसमें इंट्रावेनस के लिए जाते हैं। लेकिन इंट्रावेनस इतना क्विक होता है ना कि जरा सा हाई डोसेज दिक्कत दे सकता है। तो जब मैं ज्यादा डोसेज से दिक्कत है ना, हम जाते हैं धीरे धीरे एब्जॉर्ब हो, तो हम मसल्स के लिए जाते हैं, ठीक है ना। और उसको बोलते हैं इंट्रामस्कुलर। और मसल्स में उन मसल्स में जाते हैं जो थोड़ी सी लार्ज मसल है, जैसे कि लार्जेस्ट मसल है ग्लूटियस मैक्सिमम, द हिप मसल, तो हम वहां इंट्रोड्यूस करते हैं, ठीक है ना। या कभी कभी ग्लूटियस मैक्सिमस को ना यूज करके बाइसेप्स या ट्राइसेप्स भी इस्तेमाल करते हैं, तो वो भी बड़ी मसल है। तो कुछ वैक्सीन इंट्रामस्कुलर होती हैं, कुछ वेनस होती हैं, कुछ ओरल दी जाती हैं, ठीक है ना। और कुछ वैक्सीनेशन कुछ मेडिसिन वेजाइनल एनल भी दी जाती है, ठीक है ना। तो ये तो डिपेंड कर रहा है इन्फेक्शन टू इन्फेक्शन, पैथोजन टू पैथोजन, डोसेज टू डोसेज एंड एज टू एज। क्लियर है हानिया? यस सर। सर हाँ जी, सर रिकॉम्बिवैक्स वैक्सीन कैसे काम करती है? रिकॉम्बैक्स बेटा वैक्सीन का नाम है,
हाँ तो सर मतलब वो यीस्ट से क्या करते हैं, मतलब यीस्ट के डीएनए में रिकॉम्बिनेशन करते हैं? हाँ मतलब हम ईस्ट को उस वैक्सीन को बनाने के लिए ना ईस्ट का इस्तेमाल करते हैं। देखिए कोई भी चीज रिकॉम्बिनेंट डीएनए जब टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करते हैं ना, हमने 2 डीएनए को जोड़ दिया। अब वो 2 डीएनए को जोड़ के मुझे उसके मल्टीपल डीएनए बनाने हैं और उस डीएनए से प्रोटीन भी बनाना है। तो डीएनए से प्रोटीन बनाने के लिए हम ईस्ट का इस्तेमाल करते हैं और मल्टीप्लाई करने के लिए भी ईस्ट का इस्तेमाल करते हैं। तो ईस्ट इज अ क्लोनिंग वेक्टर देयर। अब क्लोनिंग वेक्टर क्या है वो बायो टेक्नोलॉजी में पढ़ेंगे, और अगर पता हो किसी को क्लोनिंग वेक्टर क्या है तो वो समझ जाएगा कि ईस्ट इज द क्लोनिंग वेक्टर देयर। तो सर जब ये यीस्ट के साथ कर सकते हैं तो एक जो हमने वो पिछली क्लास में वैक्सीन पढ़ी थी जो वायरस को यूज करके बना रहे थे, वो क्यों नहीं बना सकते? देखो ईस्ट को यूज करके हम बना रहे हैं, अभी वो टेक्नोलॉजी है। और जो उस दिन हमने हेपेटाइटिस बी के लिए हम जो डीएनए वैक्सीन की बात करते थे वो 3rd जनरेशन है, वो रिसर्च में चल रहा है। ठीक है ना, अभी वो आ रहा है, धीरे धीरे आएगा तो फिर वो फेमस हो जाएगी। फिर अभी तो रिकॉम्बीवैक्स चल रही है बेटा, ये रिकॉम्बीवैक्स भी बड़ी एडवांस वैक्सीनेशन है। ठीक है ना, जैसे आपको जो लगी होगी आपको जो इंजेक्शन लगा होगा हेपेटाइटिस बी का, वो रिकॉम्बीवैक्स नहीं लगा होगा। यहाँ हो सकता है आपको लगा, मुझे तो बिल्कुल नहीं लगा रिकॉम्बीवैक्स, मुझे तो हेपेटाइटिस बी का नॉर्मल वैक्सीनेशन लगा है। ठीक है ना, आजकल के बच्चे जो भी 5-7 साल पहले पैदा हुए हैं, अभी पैदा हुए हैं, उनको रिकॉम्बीवैक्स के इंजेक्शन लगते हैं। ठीक है ना, तो और आगे वाले 10 साल बाद शायद जो 3rd जनरेशन वैक्सीन है वो उसके लगेंगे। ठीक है ना, क्लियर है ट्विंकल? ये तो यस एडवांसमेंट है सर। ना, हम करते रहते, नई रिसर्च है, ये तो रिसर्च है। हाँ जी, एनीबॉडी एल्स, एनी अदर डाउट? सर मेरा ये क्वेश्चन था कि स्वेट जो होता है हमारा वो फिजियोलॉजिकल बैरियर कैसे है? हाँ बेटा, स्वेट में कुछ सॉल्ट्स हैं और स्वेट्स में कुछ एंजाइम्स भी हैं जो क्या करते हैं ना, सैलिनिटी स्किन के आगे कंटेन कर रहे हैं। तो कई सारे बैक्टीरिया उस सैलिनिटी की वजह से डिग्रेड हो जाएंगे, कई पैथोजन तो सैलिनिटी की वजह से डिग्रेड हो जाते हैं। तो जो स्वेट है उस कॉन्टेक्स्ट में बैरियर है, मतलब ओवरऑल हर कॉन्टेक्स्ट में नहीं है, वो उस कॉन्टेक्स्ट में बैरियर है बस। स्वेट, टीयर, सलाइवा, सीबम। ठीक है ना, दैट्स व्हाई बोला। ठीक है ना, बाकी ये बात भी फैक्ट है कि स्वेट में कुछ न्यूट्रिशन भी है जिसमें जिससे बैक्टीरिया ग्रो भी कर सकते हैं। ठीक है ना, उस तरीके से वो एक तरीके का न्यूट्रिशन भी है बैक्टीरिया के लिए। तो और एक तरीके से कुछ बैक्टीरिया किल भी कर सकते हो हम, एक बार एक तरीके से बैरियर बोल देते हैं, हालांकि बहुत अच्छा बैरियर है नहीं स्वेट। स्वेट इज नॉट अ दैट गुड बैरियर, इसलिए हम मेनली टीयर, सलाइवा और सीबम की बात करते हैं। स्वेट लेकिन कह दो तो भी गलत नहीं है, और ना कहो तो भी चल ही जाएगा काम। ठीक है ना, गॉट इट तान्या? ठीक है सर। यस वेरी सर। गुड बैरियर। बेटर आर गैस्ट्रिक सिक्रीशंस, म्यूकस, सलाइवा, टीयर्स, ये सब। ठीक है सर म्यूकस फिजियोलॉजिकल है या फिर फिजिकल? बेटा, हाने तेरी आवाज नहीं आ रही एक्चुअली, टेक्स्ट में टाइप कर दे किसी को कोई डाउट है तो। सर वो पूछ रही है कि वो म्यूकस तान्या आप भी हमारा टेक्स्ट में टाइप कीजिए फिजिकल। क्योंकि अभी आवाज का कुछ इशू हो गया है। तो आप सब लोग टेक्स्ट में टाइप करें कोई भी डाउट है तो, और जल्दी टाइप करें। ओके सर, म्यूकस फिजिकल बैरियर है या फिजियोलॉजिकल? म्यूकस फिजियोलॉजिकल बैरियर में आएगा। ठीक है ना, फिजियोलॉजिकल में आएगा। ठीक है, फिजिकल में सिर्फ स्किन आएगा। एनसीईआरटी में फिजिकल था इसलिए बेटा एक बार दोबारा चेक कर लूंगा मैं, क्योंकि देखो मैं फिजियोलॉजिकल इसलिए क्योंकि बॉडी की फिजियोलॉजी से रिलीज हो रहा है, और एनसीईआरटी फिजिकल इसलिए बोल रही है क्योंकि पैथोजन को एक्चुअली ट्रैप कर रहा है, लेकिन ट्रैप तो बॉडी के इनसाइड ही कर रहा है ना। तो आई हैव टू रीचेक दिस कि वो फिजिकल में दिया है फिजियोलॉजिकल में दिया है, हालांकि होना फिजियोलॉजिकल ही चाहिए। ठीक है, और जू का सिलेबस टेस्ट के लिए क्या है? जू का सिलेबस टेस्ट अगर आपका अभी है तो जो भी 2 क्लास पहले तक हो जाएगा। मतलब फॉर एग्जाम्पल मतलब कि अगर आपके मान लीजिए लेट से आज क्लास हुई है, लेट से आने वाले मंडे में टेस्ट आता है। ठीक है ना, तो आज क्लास हुई है, फिर एक और क्लास होगी, फिर मंडे टेस्ट आएगा ना। तो जो उस क्लास से पढ़ाएगा वो नहीं आएगा, आज तक की क्लास का आएगा।
तो मतलब ये याद रखो, जब भी आपका टेस्ट है तो आपको कहाँ तक प्रिपेयर करना है, टेस्ट से सेकेंड लास्ट क्लास तक का सिलेबस, लास्ट नहीं सेकेंड लास्ट, ये सब लोग याद रखें। दैट विल इज द सिलेबस फॉर योर टेस्ट। ठीक है, उतना प्रिपेयर रखेंगे। हाँ, मेरा मन करेगा तो मैं हो सकता है कि सिर्फ 2 क्लास पहले तक का डालूं या सिर्फ 3 क्लास का डालूं, दैट इज माई चॉइस, बट आपकी तैयारी 1 क्लास तक होनी चाहिए, मतलब सेकेंड लास्ट क्लास तक होनी चाहिए। ठीक है, चलिए फिर देन सी इन द नेक्स्ट क्लास और प्रिपेयर वेल। थैंक यू वेरी मच।